Hello friends, what's up? I'm doing good and I also expect that you all are doing amazing. So here we have to complete chapter number 1 today, an introduction to strategic cost management. But before starting this chapter, let us evaluate our completion status. What we have completed till now, we have completed chapter number 2, that was modern business environment. Then chapter number 3, lean system and innovation. Then we have done chapter number 4 specialist to cost management technique. After that we have completed chapter number 7, that was strategic profit management. Then we have completed chapter number 6, that was strategic revenue management. Now it's turn to chapter number 1, introduction to strategic cost management. And after that, here is a surprise that we are going to complete chapter number 5, which is absolutely new chapter added by ICI in its module. Okay, the management of cost strategically for emerging business model will complete after completing this chapter 1. Okay, but before starting, let us take a brief intro, which is the chapter overview over here, and we'll complete chapter accordingly. So the name of chapter is strategic cost management. What we'll see in this, we'll सबसे पहले हम देखेंगे मैनेजमेंट, रोल ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटेंट. देन इसमें इनकी जो स्किल वगैरह होती हैं, कम्युनिकेशन, डिसीजन मेकिंग स्किल एंड बिजनेस एथिक्स, that is actually required as a role of management accountant as a leader. Then limitation देखेंगे हम ट्रेडिशनल अकाउंटिंग मैनेजमेंट की. एंड आफ्टर दैट वील कंप्लीट ट्रेडिशनल वर्सेस स्ट्रैटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट. इनके बीच में जो भी डिफरेंस होता है ट्रेडिशनल मैनेजमेंट में और स्ट्रैटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट में, क्या डिफरेंस है. देन वील कम टू पिलर्स ऑफ स्ट्रैटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट, स्ट्रैटेजिक positioning analysis, cost driver and value chain analysis. Then we'll complete organizational context, external environment, and then information technology, the strategic context. This is here are few points that is newly added by ICI. It's not the entire topic, so we'll look that additional part 2 in this video itself. So let's proceed. या द फर्स्ट पॉइंट इज मैनेजिंग कॉस्ट स्ट्रैटेजिकली. होता क्या है कि कॉस्ट मैनेजमेंट चैप्टर का नाम क्या है, इंट्रोडक्शन टू स्ट्रैटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट. हमें अपनी कॉस्ट को स्ट्रैटेजिकली मैनेज करना है. स्ट्रैटेजिकली मतलब एक फुल प्रूफ प्लानिंग के साथ. अगर हमारी प्लानिंग कहीं भी फेल हो जाती है, मतलब आप सोचिए एक बहुत बड़े बिजनेस के कॉन्टेक्स्ट में अगर उस बिजनेस की कॉस्ट प्लानिंग जो उसने कॉस्ट प्लान की हुई है वो अगर कहीं भी फ्लॉप होती है तो उसको कितना ज़्यादा लॉस होगा, मिलियंस में लॉस चला जाएगा. तो इसलिए कॉस्ट मैनेजमेंट को बहुत ही फुल प्रूफ प्लान के साथ करना होता है. अर्लियर क्या होता था, एक कॉस्ट शीट बनती थी, उसमें कुछ कॉस्ट होती थी. वेट, मैं इसको क्लियर करके फिर से बताती हूँ. या दिस इज कॉस्ट शीट. उसमें थोड़ी सी ये फिर से चला गया, कोई नहीं. ये ऐसी कॉस्ट शीट होती थी, इसमें कुछ कॉस्ट लिखी होती थी ऐसे करके. तो इन कॉस्ट के आगे इनके पर्टिकुलर अमाउंट लिखे होते थे. देन हियर इज़ अ कॉलम टोटल कॉस्ट. तो बस यही टोटल कॉस्ट हो जाती थी. उसमें कुछ कॉस्ट कटिंग वगैरह करके, तो पुराने ज़माने के लोग कहते थे ये हो गया हमारा कॉस्ट मैनेजमेंट. लेकिन हम कहते हैं नहीं नहीं नहीं, आप गलत थे, क्योंकि हम तो पढ़कर आए हैं ना, हम तो पढ़ेंगे ना स्ट्रैटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट. तो इस तरह से हम कॉस्ट को मैनेज करेंगे. तो इस लाइन में, इस पूरे पैरा में सिर्फ यही लिखा है कि क्या होता है. अब देखिए, अब मैं आपको चैप्टर 4 से घुमा कर लाई हूँ, चैप्टर 4 से चैप्टर 1 घुमा कर लाई हूँ. क्यों, आप कहेंगे पता नहीं क्यों चैप्टर 1 नहीं करा रही थी मैडम, चैप्टर 4 पढ़ा दिया, पूरा मॉड्यूल लगभग 90% कवर हो गया और चैप्टर 1 अब लेकर बैठे हैं. तो नहीं, यहाँ पर देखो ये सारे टर्म छोटे छोटे से लिखे हुए, कॉस्ट कंटेनमेंट, कॉस्ट रिडक्शन. अगर आप चैप्टर 4 पहले ना पढ़ते तो ये टर्म आपको क्लियर होते ही ना, इसलिए मैं चैप्टर 4 पहले करवा कर लाई हूँ चैप्टर 1 पर. ओके, बहुत सीक्वेंस से बहुत फुल प्रूफ प्लानिंग की मैंने भी आपके लिए. स्ट्रैटेजिक कॉस्ट
स्ट्रैटेजिक कॉस्ट एंड परफॉर्मेंस मैनेजमेंट को पढ़ाने की बहुत ही स्ट्रैटेजिक प्लानिंग की थी. ओके. देन स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट, यहाँ पर देखो कुछ इतना ऐसा रेलेवेंट नहीं है, बट एक ये पॉइंट है, कॉस्ट मैनेजमेंट इज मच मोर देन जस्ट कॉस्ट रिडक्शन. जो कि मैंने आपको बताया कि पहले के लोग क्या करते थे, ट्रेडिशनल कॉस्ट मैनेजमेंट में लोगों को लगता था बस उन्होंने अपनी टोटल कॉस्ट को थोड़ा सा रिड्यूस कर लिया तो उन्होंने कॉस्ट को मैनेज कर लिया. तो यहाँ पर ये बोला गया है कि कॉस्ट मैनेजमेंट सिर्फ कॉस्ट रिडक्शन नहीं होता है, वो उससे कहीं ज़्यादा है. ओके. देन यहाँ पर 4 टर्म्स इन्होंने इंट्रोड्यूस किए हैं. कॉस्ट असर्टेनमेंट, मतलब कॉस्ट को असर्टेन करना, रिकॉर्डिंग करना. देन कॉस्ट कंट्रोल. कॉस्ट कंट्रोल अपन ने पढ़ा है चैप्टर नंबर 4 में, कंटेनमेंट ऑफ कॉस्ट. देन ट्रेडिशनल कॉस्ट, मतलब कि कॉस्ट रिडक्शन विदाउट कंप्रोमाइजिंग क्वालिटी, ये हमने वहाँ पर पढ़ा. देन स्ट्रैटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट, इट मीन्स अलाइनिंग कॉस्ट टू स्ट्रैटेजी. जो भी कॉस्ट है उसको हम अपनी स्ट्रैटेजी के साथ अलाइन कर देते हैं सो दैट द ऑप्टिमल कॉस्ट लेवल कैन बी ऑब्टेन. So this is all about an introduction as to how to manage cost. Then traditional costing और उसकी limitation. Traditional costing मैंने आपको बता दी कि वो पहले एक सिंपल सा ऐसे कॉस्ट शीट बना के उसमें अपना कॉस्ट को मैनेज करते थे और उन लोग को लगता था कि वो अच्छा कर लेते हैं, लेकिन नहीं, हम तो पढ़कर आए हैं, हम तो अच्छा करेंगे ना. यहाँ पर लिमिटेशन देख लो एक बार, क्योंकि इट मे बी आस्क एज ए पार्ट ऑफ एन MCQ. ओके. Major limitation. What are major limitations? It ignores competition. Competition का आता पता ठिकाना नहीं होता है. क्यों नहीं होता है? क्योंकि आप एक फुल प्रूफ प्लान ही नहीं लिए हो. जब आप कंपटीशन में उतरने के योग्य हो ही नहीं तो आप कैसे कंपटीशन फेस कर सोगे. तो ये कंपटीशन को पूरी तरह से दरकिनार कर देता. देन मार्केट ग्रोथ को ये इनका कोई पर्सपेक्टिव नहीं होता है. देन कस्टमर रिक्वायरमेंट, ठीक है, जो हम बना रहे हैं वो कस्टमर आके खरीद लो वरना जाओ. सो दिस अप्रोच इज नॉट एट ऑल वर्क इन दिस एरा व्हेन द कस्टमर इज द किंग. ओके. देन ब्रॉड कॉस्ट रिडक्शन. ये लोग क्या करते थे पहले कि कॉस्ट रिडक्शन करे जा रहे हैं, उससे क्वालिटी कंप्रोमाइज़ हो जाती थी. कॉस्ट कटिंग करते क्वालिटी कब कॉम्प्रोमाइज़ होगी पता नहीं चलता था. तो दिस इज ऑल्सो अ लिमिटेशन. देन इट इग्नोर्स द डायनामिक्स ऑफ मार्केटिंग एंड इकोनॉमिक्स. मार्केटिंग एंड इकोनॉमिक्स की में जो भी डायनामिक्स होते थे ये उन सबको इग्नोर करके एक स्टैटिक विजन पर चलता था. ट्रेडिशनल कॉस्ट मैनेजमेंट, इट्स अ मेजर लिमिटेशन ऑफ ट्रेडिशनल कॉस्ट मैनेजमेंट. देन लिमिटेड फोकस ऑन रिव्यू एंड इन्वेस्टिगेशन. ये रिव्यू एंड इन्वेस्टिगेशन पे फोकस नहीं करता था. ये सिर्फ एक बार इन्होंने अपना प्लान बना दिया, उसको इम्प्लीमेंट कर दिया, अब उसने क्या वर्क किया उसको रिव्यू करना ज़रूरी ना, अदरवाइज आप आगे की प्लानिंग कैसे करोगे. तो ये उन सबको इग्नोर करके बस प्लान बना कर दे दिया, दैट्स ऑल. सो ये रिव्यू एंड परफॉर्मेंस वैल्यूएशन पे कोई एम्फेसाइज नहीं करता था. देन रिएक्टिव अप्रोच, मतलब कि अगर कोई डिफेक्ट आया उसके बाद ये उसका प्लान बनाते थे कि हमें अब क्या करना है. ये रिएक्ट करते थे, ये प्रोएक्टिव नहीं थे, ये रिएक्टिव थे. बट स्ट्रैटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट प्रोएक्टिव. अगर कोई पोटेंशियल डिफेक्ट है तो हम उस पर भी बात करते हैं. ओके. बट ये रिएक्टिव अप्रोच था ट्रेडिशनल कॉस्ट मैनेजमेंट में. वो सिर्फ रिएक्ट करते थे. कोई डिफेक्ट आया उसके बाद सोचेंगे उस डिफेक्ट का करना क्या, जब तक नहीं आ रहा जब तक कि आराम से बैठें. ठीक है. देन इट फोकस ऑन शॉर्ट टर्म आउटलुक. It has short-term outlook. Okay, it focus on short-term. This is the major limitation of traditional cost management. Traditional cost management long-term perspective से काम नहीं करता था, ये short-term perspective से काम करता था. Okay, इसको मार्क कर लो, एक बार देख लेना and just go through it and you are sorted. Okay, let's go to what is the need for strategic cost management. स्ट्रैटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट की नीड क्यों पड़ी, क्यों हम लेकर आए. हम तो ट्रेडिशनल कॉस्ट मैनेजमेंट लगा रहे थे ना, हम उसमें खुश थे ना, तो फिर हम स्ट्रैटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट क्यों लेकर आए. इसके लिए आप 4 पॉइंट्स मार्क कर लो. इट हेल्प्स इन गेनिंग एन इन डेप्थ अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कॉस्ट स्ट्रक्चर.
ओके अब इंस्टीट्यूट ने आपको मॉड्यूल दे दिया था, बट आप फिर भी ये यूट्यूब लेक्चर देखने आए, क्यों है? बिकॉज यू वांट एन इन डेप्थ अंडरस्टैंडिंग ऑफ योर SPOM set B exam. Yeah, you want to clear this set B, that's why you want an in-depth understanding of this cost paper. So that's why strategic cost management भी इसीलिए आया, ठीक है. It provides detailed cost analysis and it helps in gaining an in-depth understanding of the cost structure. The next point is to gain a competitive advantage. इनको कॉम्पिटिटिव एज चाहिए. दैट्स वाई अगर आप यहाँ ट्रेडिशनल कॉस्ट मैनेजमेंट देखो तो सबसे पहली लिमिटेशन थी दैट इट इग्नोर्स कॉम्पिटिशन. ट्रेडिशनल कॉस्ट मैनेजमेंट कॉम्पिटिशन को एकदम इग्नोर कर देता था, बट स्ट्रैटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट कॉम्पिटिटिव एडवांटेज पर बात करता है. ये अगर आप स्ट्रैटेजी फुल प्रूफ प्लान से कोई भी काम करोगे देन ऑब्वियसली यू विल गेट अ कॉम्पिटिटिव एज. दैट्स वाई द नीड ऑफ स्ट्रैटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट फील्ड, ठीक है. टू एसिमुलेट कॉस्ट मैनेजमेंट इनटू स्ट्रैटेजी. कॉस्ट मैनेजमेंट को स्ट्रैटेजी के साथ अलाइन करना भी स्ट्रैटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट के थ्रू ही हुआ, अदरवाइज़ ये पॉसिबल नहीं था. पहले हम कॉस्ट को स्ट्रैटेजी के साथ अलाइन नहीं करते थे. देन इट कॉम्प्रिहेंड अ बिग पिक्चर बिकॉज इट फोकस ऑन लॉन्ग टर्म ना. ट्रेडिशनल कॉस्ट मैनेजमेंट तो शॉर्ट टर्म पर फोकस करता था. It focus on long term and historic analysis of cost relation among the different activities empower the management in managing those relations. मतलब कस्टमर रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो जाते हैं. The next point is here given that it is not sufficient कि आप simply cost reduce करते जाओ. कॉस्ट को मैनेज करना चाहिए. ओके कॉस्ट को रिड्यूस नहीं करना चाहिए. जैसे अगर कोई एक्सपेंसेस आ रहे हैं देन आप उन एक्सपेंसेस को मीट आउट करने के लिए बजट बनाओगे ना. दैट what are the sources of your income, then what is the expenditure, then how you are going to meet those expenditure. ये सब कुछ लिखा होगा. बट अगर यहाँ पर एक पॉइंट आता है कि अगर सिर्फ आपने एक बजट बनाया, आपने बोला मुझे तो चाहिए एक सपोज मोबाइल फ़ोन, तो बस मोबाइल फ़ोन को ख़रीदने के लिए हम सारे अपने जितने भी खर्चे हैं उसको रिड्यूस कर देते हैं तो मोबाइल फ़ोन खरीदते हैं. दिस इज़ नॉट ए करेक्ट अप्रोच. यू मस्ट इंक्रीज द सोर्सेज ऑफ इनकम रेदर देन टू रिड्यूस द एक्सपेंडिचर और टू मैनेज द रेस्ट एक्सपेंडिचर इन अ वेरी स्ट्रैटेजिक वे रेदर देन टू रिड्यूस इट. ओके देन स्ट्रैटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट. अभी तक तुम बात कर रहे थे, आया तो बंदा अब है स्ट्रैटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट. Use of cost information in developing and deploying the strategy to practice superior performance. Extraordinary superior performance चाहिए मुझे, आपसे भी चाहिए मुझे. Okay, I want a superior performance from you all who are watching my lectures. Okay, that lead to sustainable competitive advantage. जब तक स्ट्रैटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट सस्टेनेबल कॉम्पिटिटिव एडवांटेज क्रिएट नहीं करेगा, ये कॉम्पिटिटिव एरा क्रिएट नहीं करेगा, तब तक कि हम स्ट्रैटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट क्यों लगाएं. क्योंकि हम तो ट्रेडिशनल कॉस्ट मैनेजमेंट खुश थे ना, उसमें काम भी नहीं था, कोई स्ट्रैटेजी भी नहीं करनी होती थी, रिव्यू भी नहीं करना होता था, शॉर्ट टर्म पे फोकस करता था, है ना. तो फिर हम इतना ज़्यादा पेन क्यों लेंगे, एक लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी बनाएंगे, फिर उस पर कॉम्पिटिटिव एडवांटेज ये लाने के लिए स्ट्रैटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट के लिए हमें क्या चाहिए, सुपीरियर परफॉर्मेंस चाहिए और सस्टेनेबल कॉम्पिटिटिव एडवांटेज चाहिए. इसीलिए हम स्ट्रैटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट को अडॉप्ट करेंगे. ओके देन देयर आर पिलर्स ऑफ स्ट्रैटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट. कॉस्ट मैनेजमेंट के 3 पिलर: स्ट्रैटेजिक कॉस्ट, स्ट्रैटेजिक पोजिशनिंग, देन कॉस्ट ड्राइवर एनालिसिस, देन वैल्यू चेन एनालिसिस. विल लुक इनटू मैटर. वैल्यू चेन एनालिसिस पढ़ेंगे, देन हम स्ट्रैटेजिक पोजिशनिंग एनालिसिस एंड कॉस्ट ड्राइवर एनालिसिस, इनको एक सीक्वेंस में पढ़ेंगे. सबसे पहले आते हैं वैल्यू चेन एनालिसिस. तो वैल्यू चेन एनालिसिस कौन लाए थे? अरे वही मिशेल ई पोर्टर, जो सारे आधे से ज़्यादा कॉस्ट कॉन्सेप्ट लेकर आए हैं. मुझे तो ऐसे ही लगता है, मिशेल पोर्टर. अच्छा ही है, ज़्यादा लोग होते ज़्यादा नाम याद रखने पड़ते. मिशेल पोर्टर है, बस एक नाम ही याद कर लेंगे, चलो. मिशेल पोर्टर प्रोवाइड्स वैल्यू चेन एनालिसिस. देखो इतना ज़्यादा
सीरियस मत हो जाना, मैं कभी कभी मजाक में कह दूँ तो आपको पता चला कि आप सारे जितने भी कॉज के अगर MCQ आया, हु इज़ द फाउंडर ऑफ दिस एनालिसिस, you write Michelle Porter over there. No, that's not the correct approach, okay? You have to read it. वैल्यू चेन एनालिसिस कौन लाया था? मिशेल पोर्टर। क्यों लाए थे? टू गेन अ कॉम्पिटेटिव एडवांटेज। टू गेन अ कॉम्पिटेटिव एडवांटेज। द वैल्यू चेन इज द सिक्वेंशियल चेन ऑफ एक्टिविटी। इट्स ए चेन ऑफ एक्टिविटी। आपको सप्लाई चेन याद है? वो भी एक चेन ऑफ एक्टिविटी थी, बट वो सप्लाई के लिए थी। वैल्यू चेन एनालिसिस क्या है? It is also same. It leads the delivery of the final product to the customer and depict how utility accumulates to the customer. Customer को utility कैसे मिलती है? How utility accumulates the customer. ये चीज़ मार्क कर लो। Lead to the delivery of the final product to the customer. It also depicts how utility accumulates to the customer. Okay? This is value chain. अब value chain को हम डिटेल में पढ़ेंगे। या हेयर देखो, इट्स अ ब्रीफ ओवरव्यू कि सबसे पहले तो वैल्यू चेन में 9 एक्टिविटीज़ होती हैं, 5 प्राइमरी एक्टिविटीज़ होती हैं एंड 4 सेकेंडरी एक्टिविटीज़ होती हैं। बट यहाँ सेकेंडरी एक्टिविटीज़ को हम लोग सेकेंडरी एक्टिविटीज़ नहीं बोलते हैं, हम यहाँ पर बोलते हैं सपोर्ट एक्टिविटीज़, क्योंकि यहाँ पर जो सेकेंडरी एक्टिविटीज़ होती हैं वो प्राइमरी एक्टिविटीज़ को सपोर्ट करती हैं। ओके, इसलिए हम उसको क्या बोलेंगे? सपोर्ट एक्टिविटीज़। 4 सपोर्ट एक्टिविटीज़, 5 प्राइमरी एक्टिविटीज़। इन प्राइमरी एक्टिविटीज़ को करने के लिए जो एक्टिविटीज़ ज़रूरी हैं वो क्या है? सपोर्ट एक्टिविटीज़, प्राइमरी एक्टिविटीज़, देन सपोर्ट एक्टिविटीज़। ओके, तो पहले हम प्राइमरी एक्टिविटीज़ पढ़ेंगे। क्या क्या होती है प्राइमरी एक्टिविटीज़? इनबाउंड लॉजिस्टिक ऑपरेशन, आउटबाउंड लॉजिस्टिक, मार्केटिंग एंड सेल एंड सर्विस। ये होता क्या है? चलो पढ़ते हैं, पता चल जाएगा क्या होता है। इनबाउंड लॉजिस्टिक। इनबाउंड का मतलब क्या समझ रहे हैं आप? इस वर्ड से व्हाट इज द मीनिंग यू ड्राइव फ्रॉम दिस वर्ड इनबाउंड लॉजिस्टिक? मतलब लॉजिस्टिक इन, कोई लॉजिस्टिक है जो इन हो रहा है। ओके, इसको मैं याद करवा रही हूँ, ऐसे ही याद कर लो। रॉ मटेरियल, फर्म के लिए कोई भी रॉ मटेरियल है वो इन होता है ना, तो जो भी मटेरियल इन हो रहा है हम उसको क्या बोलेंगे? इनबाउंड। रॉ मटेरियल इन हो रहा है हम उसको क्या बोलेंगे? इनबाउंड। तो ये क्या कवर करता है? रॉ मटेरियल इनपुट, उसकी जब वो रिसीव किया, जब उसको स्टोर किया और उसको कैसे हैंडल किया, सब कुछ इस वाली एक्टिविटी में आता है। इनबाउंड, इन रॉ मटेरियल इन होता है, तो रॉ मटेरियल से रिलेवेंट जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं वो सारी इनबाउंड लॉजिस्टिक। रिसीव किया रॉ मटेरियल, रिसीव किया, उसको अपने पास रखना भी तो स्टोर किया, देन हैंडलिंग, उसकी हैंडलिंग भी तो ज़रूरी है, देन ऑपरेशन। सेकेंड एक्टिविटी इज ऑपरेशन। रॉ मटेरियल तो आ गया, बट अभी कस्टमर को बेचना है, तो कस्टमर को रॉ मटेरियल तो नहीं बेचेंगे, कस्टमर को तो फिनिश गुड्स बेचेंगे। तो उस फिनिश गुड्स को बनाने के लिए कुछ ऑपरेशंस करने पड़ेंगे मुझे। डॉक्टर वाले ऑपरेशन नहीं, बिजनेस ऑपरेशन। दैट ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रॉ मटेरियल इनटू फिनिश गुड्स, जो रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करें, ऐसे ऑपरेशन करने पड़ेंगे, बिजनेस ऑपरेशन करने पड़ेंगे। ओके, तो दिस इज कॉल्ड ऑपरेशन। तो जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं विच हेल्प्स इन ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रॉ मटेरियल इनटू फिनिश गुड्स आर कवर्ड अंडर दिस ऑपरेशंस एक्टिविटी। इसको मार्क कर लो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगर नहीं कर पा रहे हो तो वीडियो पॉज करके मार्क कर लेना। आउटबाउंड लॉजिस्टिक। आउट, अब अभी तो इन किया था, अब आउट कर दो। अब हमने पहले रॉ मटेरियल लिया, उस रॉ मटेरियल को प्रोड्यूस, उस पर मतलब ऑपरेशंस किए, बिजनेस ऑपरेशंस किए, हाँ, देन उस पर आउटबाउंड लॉजिस्टिक। अब हम उसको आउट कर रहे हैं, तो आउट कैसे करेंगे? सेल करके। आउट कैसे करेंगे? सेल करके। सेल करने के लिए क्या क्या ज़रूरी होता है? उस फिनिश गुड्स का स्टोरेज, उस फिनिश गुड्स को अब हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, देन डिलीवर करेंगे कस्टमर को। ओके, ये सब क्या होता है? ये होता है आउटबाउंड लॉजिस्टिक। ये सारे फिनिश गुड्स को आउट करने के लिए आउटबाउंड लॉजिस्टिक। यहाँ पे इन्होंने बोला है, अमेज़ॉन फ्लिपकार्ट का एग्जांपल दिया है, दैट दे आर गुड आउटबाउंड लॉजिस्टिक प्लेटफॉर्म्स। वी नो
आपको बताने की ज़रूरत नहीं। ICI हमको पता है कि अमेज़ॉन और फ्लिपकार्ट आउटबाउंड लॉजिस्टिक का प्लेटफॉर्म। बट देखो यहाँ पे मैं आपको बहुत ही अच्छे से समझा रही हूँ सो दैट अगर ये देखो ये एक बहुत ही कॉन्सेप्चुअल चैप्टर है, अगर यहाँ पर आपने अच्छे समझ लिया तो आपके बहुत सारे कॉन्सेप्ट ब्रश अप हो जाएंगे, और अगर आप पहली बार पढ़ रहे हो तो वो सारी चीज़ें आपके एकदम दिमाग में बैठ जाएंगी, आपको उसके लिए कुछ सोचना नहीं पड़ेगा, एक्स्ट्रा एफर्ट्स नहीं देने पड़ेंगे। देन मार्केटिंग एंड सेल्स। मार्केटिंग एंड सेल्स में आपको 2 चीज़ें याद रखनी है। सबसे पहला क्या, 7P, देन 3P। ओके 7P नहीं 7P तो बाद में हुआ है, पहले तो 4P इन्होंने लिखा ही नहीं, पहले 4P देन उसमें 3P और ऐड कर दिए तब वो बना है 7P। ओके तो आपको 4P याद रखना है, देन 3P याद रखना है। 4P क्या है, प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन। मार्केट वेरी इंपॉर्टेंट, इनफैक्ट लड्डू, this is last day portion, so it is laddu. What are 4P's? Product, price, place, promotion. Product, price, place, promotion. Product, price, place, promotion. Then 3P's, 3 more P. एक वो थे स्कॉलर मैक कैथी का ये कॉन्सेप्ट था 4P's का। देन बूम्स एंड बिटनर, यस बूम्स एंड बिटनर, अजीब अजीब से नाम रखे होते हैं ये लोग, बूम्स एंड बिटनर। सो इन बूम्स एंड बिटनर्स ने 3P और ऐड कर दिए, इनको अच्छे नहीं लग रहे थे 4P's, इन्होंने 3 मोर पीस ऐड कर दिए वहाँ पर। तो क्या तो 3 मोर पीस कौन से ऐड किए इन्होंने, पीपल, प्रोसेस, फिजिकल एविडेंस। देखो इसको आपको जैसे भी याद करना है बट इसको याद कर लेना, ठीक है। पूरे 7 P's आपको याद करने पड़ेंगे। ओके 4P क्या थे, प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन। देन 3P's क्या है, पीपल, प्राइस, फिजिकल एविडेंस, पीपल, प्रोसेस, फिजिकल एविडेंस। 4P क्या थे, प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन, प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन, प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन। देन 3P क्या थे, प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन के बाद 3P क्या थे, पीपल, प्रोसेस, फिजिकल एविडेंस, पीपल, प्रोसेस, फिजिकल एविडेंस, ऐसे करके याद करना, पीपल, प्रोसेस, फिजिकल एविडेंस। देन 4C, ये जो 4C हैं ये होते हैं कस्टमर पॉइंट ऑफ व्यू से। अभी हमने प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन किसके पॉइंट ऑफ व्यू से देखा, ये हमने देखा था सप्लायर के पॉइंट ऑफ व्यू से। ये किसके पॉइंट ऑफ व्यू से था, ये होता है सप्लायर के पॉइंट ऑफ व्यू से। ओके ये जो 4C है ये है कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या होगा, कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू से होगा प्रोडक्ट बन जाएगा उसकी ज़रूरत, नीड। प्राइस बन जाएगा कॉस्ट टू सेटिस्फाई द नीड। ओके देन प्लेस, पहले हमने क्या पढ़ा था, ये प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन। तो प्रोडक्ट बन गया उसकी नीड, प्राइस बन गया उसका कॉस्ट टू सेटिस्फाई द नीड, प्लेस बन गया कन्वीनियंस टू बाय, जिस प्लेस से वो कन्वीनियंटली परचेज कर सके वो बन गया प्लेस। देन पीपल बन गया कम्युनिकेशन, क्योंकि वो कम्युनिकेट करके ही तो ख़रीदेगा, ऐसे कैसे ख़रीदेगा। तो इस पीपल को प्रमोशन भी कहते हैं ये, और प्रमोशन कैसे होता है, कम्युनिकेशन के थ्रू। तो 4C's क्या हो गया, 4P's का उल्टा हो गया 4C's। 4C's क्या हो गया, 4P's का उल्टा हो गया 4C's। 4P क्या था, प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन। 4C's क्या हो गया, नीड, प्रोडक्ट की नीड, प्राइस के कॉस्ट टू सेटिस्फाई द नीड, देन प्लेस का कन्वीनियंस टू बाय द नीड, देन प्रमोशन का कम्युनिकेट टू बाय द प्रोडक्ट, बाय द नीड। ओके so it's a completely marketing and sales. The next point is, इसको याद कर लेना, ओके इट्स लड्डू। डोंट फॉरगेट ऑल लड्डू, कलेक्ट ऑल लड्डूज and clear your exam and then come to me and give me chocolate. Okay, I give you too much laddu, don't forget to give me chocolate. Okay, just kidding. But here one more point is after sales service, all those activities that occur after the point of sale such as installation, training and repair, that after sales service become the part of primary activities. पहली प्राइमरी एक्टिविटी हमने क्या पढ़ी थी, इनबाउंड लॉजिस्टिक, उसके बाद क्या पढ़ी थी, आउटबाउंड
ऑपरेशन, देन हमने पढ़ी थी आउटबाउंड लॉजिस्टिक, ओके, आउटबाउंड लॉजिस्टिक, देन हमने पढ़ी थी, क्या पढ़ी थी याद दिलाइए? कुछ नहीं याद है। इनबाउंड लॉजिस्टिक, ऑपरेशन, आउटबाउंड लॉजिस्टिक, एंड उसके बाद में मार्केटिंग एंड सेल, 4C, 4P, 4P, 3P, 7 P's बने थे, देन 4P, 4C's बना था। ये सब हो गए, और उसके बाद आया आफ्टर सेल सर्विस, ये हो गई 5th एक्टिविटी। आफ्टर सेल जो भी हम प्रोडक्ट प्रोवाइड करते हैं उसके लिए जो भी सर्विस होती है उसको कहते हैं आफ्टर सेल सर्विस। ये वाला चैप्टर मैं थोड़ा धीरे लेकर जा रही हूँ बिकॉज इट्स वेरी कॉन्सेप्चुअल, मैंने आपको पहले बताया, ठीक है, बट इसको समझना बहुत अच्छे से, पूरी अंडरस्टैंडिंग लिए बिना मत जाना इस चैप्टर की। ये चैप्टर उतना ही इम्पॉर्टेंट है जैसे चैप्टर 3 और 4 था, पूरा कॉन्सेप्चुअल। तो फर्स्ट 4 चैप्टर तो पूरे थ्योरी बेस्ड ना, पूरे बहुत आसान और बहुत अच्छे चैप्टर है, इसको मत छोड़ के जाना, क्योंकि थ्योरी का भी इक्वल ही वेटेज है। उसको जो लोग सोचते हैं कि थ्योरी से ही क्या होगा, नहीं, थ्योरी से भी होगा, सबसे होगा, इंस्टीट्यूट सबसे क्वेश्चन पेपर फॉर्म करता है, ओके। देन ये सेकेंडरी एक्टिविटी, यहाँ पे फॉर्म इंफ्रास्ट्रक्चर, वो एक्टिविटीज़ जो सपोर्ट करती हैं प्राइमरी एक्टिविटीज़ को, उसको कहते हैं सपोर्ट एक्टिविटीज़, मतलब सेकेंडरी एक्टिविटीज़। तो वो क्या होती हैं जो प्राइमरी एक्टिविटीज़ को सपोर्ट करें? लीगल, जर्नल मैनेजमेंट, एडमिनिस्ट्रेशन, अकाउंटिंग, फाइनेंस, ये सब चीज़ें तो सपोर्ट करती हैं। अकाउंट्स नहीं बनेंगे तो फिर हम प्राइमरी एक्टिविटीज़ ऐसे करते रहेंगे ना, तो फिर टैक्स वाले क्या करेंगे, हमें उठा के पकड़ ले जाएंगे और हम फिर कोई भी प्राइमरी एक्टिविटी नहीं कर पाएंगे। इसलिए ये उसको सपोर्ट करती है। बहुत ही बच्चों वाला एग्जाम्पल था, बट आई ट्राई माई बेस्ट टू कीप इट इन योर माइंड, ठीक है, जैसे भी समझ में आता है आपके माइंड को, आप वैसे मैं समझाने की कोशिश कर रही हूँ, ओके। लीगल, जर्नल मैनेजमेंट, एडमिनिस्ट्रेशन, अकाउंटिंग, फाइनेंस एंड पब्लिक रिलेशन, क्वालिटी एश्योरेंस, ये क्या है? ये फॉर्म इंफ्रास्ट्रक्चर है। देन टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट ज़रूरी है, बिकॉज विदाउट टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट यू आर नॉट एबल टू perform your primary operations, primary activities. So what is covered over here? Research and development, IT management and cyber security. Then it comes to human resource तो ज़रूरी, बिना एम्प्लॉय के हम क्या करेंगे, इसको कहते हैं ह्यूमन कैपिटल, ओके। देन hiring, training, building and maintaining organization culture is covered under this human resource capital, and maintaining positive relationship with the employees. Then procurement, it signifies purchasing, but ये परचेजिंग तो रॉ मटेरियल की परचेजिंग नहीं है ना, क्योंकि रॉ मटेरियल की परचेजिंग तो हमने प्राइमरी एक्टिविटी में कवर कर लिया। तो ये किस चीज़ की है? देखो यहाँ पे लिखा नॉट जस्ट लिमिटेड टू मटेरियल, ये है वेंडर, मेंटेनिंग वेंडर के रिलेशनशिप, नेगोशिएशन, इन सब में हेल्प करता है vendor, maintaining vendor relationship, negotiation, other activities related to bring in necessary material resources used to build a product or service, उसके लिए procurement ज़रूरी है, okay। These 4 are support activities. Recall और 9 activities. सबसे पहले हमने पढ़ा था प्राइमरी एक्टिविटी, उसमें क्या आया था? सबसे पहले इनबाउंड लॉजिस्टिक, साइड में बताती हूँ, वेट, पहले पढ़ा था प्राइमरी, उसमें क्या आया था? इनबाउंड लॉजिस्टिक, देन O for operation, then O for outbound logistic, then marketing and sales, then after sales service, ओके। ये हो गई प्राइमरी एक्टिविटीज़। देन हमने सपोर्ट एक्टिविटीज़ पढ़ा था, उसमें सबसे पहले क्या आया था? उसमें सबसे पहले आया था फॉर्म इंफ्रास्ट्रक्चर, देन टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट, उसके बाद एम्प्लॉय को हमने कैपिटल बनाया था, तो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, देन प्रोक्योरमेंट, जो चीज़ें हम वेंडर से प्रोक्योरमेंट करना एंड वेंडर से नेगोशिएट करना, वेंडर से प्राइसिंग बनाना, एक अच्छा कल्चर डेवलप करना, ये सब चीज़ें प्रोक्योरमेंट में आई थी, ठीक है। तो ये 9 एक्टिविटीज़ आप याद कर लेना। इट्स ए लड्डू, एक्चुअली entire value chain is लड्डू, ओके। एनीथिंग मे बी कम इन योर एग्जामिनेशन, तो इसको ही लड्डू मार्क कर लो, entire value chain is लड्डू, ठीक है। यहाँ पर इन्होंने
मार्केटिंग एंड सेल्स के कुछ बहुत ही अच्छे एग्जाम्पल दिए हैं। देखो मार्केटिंग एंड सेल के मैं आपको प्रैक्टिकल इंसाइट इसलिए बता रही हूँ क्योंकि हो सकता है इंस्टीट्यूट इससे रिलेटेड कुछ भी बना दे, क्योंकि ये बहुत इंटरेस्टिंग है और बहुत जल्दी समझ में आएगा। अब देखो मार्केटिंग एंड सेल का क्या मतलब होता है, ये बताता है कस्टमर को उसकी परसीव्ड वैल्यू, प्रोडक्ट की परसीव वैल्यू जब तक कस्टमर नहीं समझेगा, जब तक कि कस्टमर को कैसे पता चलेगा कि ये प्रोडक्ट उसको चाहिए कि नहीं चाहिए। ओके, अब जैसे मैगी ने क्या बोला था, मैगी ने बोला था 2 मिनट नूडल्स, 2 मिनट में मैगी बन जाएगी। तो इसका मतलब आसानी से इन्होंने बोला, इन्होंने किस पे बोला, इन्होंने बोला कि बहुत कन्वीनियंट है मैगी बनाना, 2 मिनट नूडल्स। इन्होंने अपने प्रोडक्ट की परसीव्ड वैल्यू बताई लोगों को। देन उसके बाद टेस्ट भी, हेल्थ पे भी एम्फेसाइज किया। उसके बाद में 2 मिनट में खुशियाँ, हैप्पीनेस इन 2 मिनट, मतलब कि फन एंड हैप्पीनेस पे भी इन्होंने फोकस किया। तो ये इनकी मार्केटिंग स्ट्रैटेजी थी, लोगों को बताना व्हाई दे नीड योर प्रोडक्ट। ओके, दिस इज गुड प्रैक्टिकल इंसाइट एक्चुअली इंक्लूडेड बाय ICAI। देन वैल्यू चेन एनालिसिस क्या होती है, इट्स ए की वैल्यू ड्राइवर जो वैल्यू एडेड और नॉन वैल्यू एडेड को अलग अलग करता है। ये भी हम पहले पढ़ चुके हैं। ओके, ये रिमेंबर, ये हमने किस पेज पर पढ़ा था, ये हमने पढ़ा था आई थिंक किस पेज पर पढ़ा था, ये आई थिंक हाँ थोड़ा ब्रीफ इंट्रो था चैप्टर नंबर 4 में, या अब पेज नंबर तो मुझे याद नहीं है, बट चैप्टर नंबर 4 में हमने पढ़ा था। तो वैल्यू एडेड नॉन वैल्यू एडेड को अलग करना हम अलग कर रहे थे ना उसमें, वैल्यू चेन जब चैप्टर 4 पढ़ रहे थे। यहाँ ये वही वाला पार्ट है, कुछ इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, बट यहाँ पर ये मार्क कर लो कि की वैल्यू ड्राइवर्स होते हैं ये इक्विवेलेंट टू CSF, मतलब कि क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर। यहाँ पर लिख लो क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर, CSF मतलब क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर। और ये डिस्टिंग्विश करते हैं वैल्यू एडेड एंड नॉन वैल्यू एडेड एक्टिविटीज़ को टू ऑब्टेन कॉस्ट लीडरशिप और प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन में। ये मैंने 2 स्ट्रैटेजी आपको पहले बताई है, कॉस्ट लीडरशिप एंड प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन। कॉस्ट लीडरशिप का मतलब होता है आपकी कॉस्ट सबसे कम है, अब यू बिकम द लीडर इन कॉस्ट। देन प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन होता है दैट यू बिकम अ मैन्युफैक्चरर और अ प्रोड्यूसर हुज प्रोडक्ट इज़ वेरी डिफरेंट फ्रॉम अदर्स, जैसे कि आईफोन। उन्होंने अपनी डिफरेंशिएशन स्ट्रैटेजी बनाई है दैट नो वन कैन मीट द स्टैंडर्ड ऑफ एन आईफोन, सो इट इज़ प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन स्ट्रैटेजी। एंड लो कॉस्ट स्ट्रैटेजी, कॉस्ट लीडरशिप स्ट्रैटेजी इज़ लाइक जियो की स्ट्रैटेजी। जियो ने ना 4G दिया एकदम सस्ते रेट पर, तो दैट इज़ कॉस्ट लीडरशिप स्ट्रैटेजी। अनदर, इसमें हम 3 चीज़ें पढ़ेंगे वैल्यू चेन एनालिसिस में, इंडस्ट्री स्ट्रक्चर एनालिसिस, कोर कॉम्पिटेंसी एनालिसिस एंड सेगमेंटेशन एनालिसिस। तो ये बहुत आसान है। इंडस्ट्री स्ट्रक्चर एनालिसिस क्या होती है, टू डिटरमिन इंडस्ट्री प्रॉफिटेबिलिटी ऑन द बेसिस ऑफ कॉम्पिटिशन। ऑन द बेसिस ऑफ कॉम्पिटिशन आपको इंडस्ट्री की प्रॉफिटेबिलिटी क्या है, आप इंडस्ट्री के स्ट्रक्चर को कैसे एनालाइज कर रहे हो। प्रॉफिटेबिलिटी का मतलब यहाँ पर ये हुआ कि आप इंडस्ट्री के स्ट्रक्चर में यू नो कि इक्विटी एंड डेट से मिलकर स्ट्रक्चर बनता है। ओके, तो यहाँ पर हम यही फोकस कर रहे हैं कि जब इक्विटी एंड डेट से मिलकर स्ट्रक्चर बनता है तो हम इंडस्ट्री स्ट्रक्चर को एनालाइज करेंगे एंड अकॉर्डिंगली जैसा उसका स्ट्रक्चर होगा अकॉर्डिंगली हमारी प्रॉफिटेबिलिटी डिटर्मिन होगी। इसको कहते हैं इंडस्ट्री स्ट्रक्चर एनालिसिस। देन कोर कॉम्पिटेंसी एनालिसिस। कोर कॉम्पिटेंसी मतलब हमारी जो प्लस पॉइंट है, हमारे फेवरेबल आउटकम्स हैं वो क्या क्या है। कोर कॉम्पिटेंस किस किन चीज़ों में, किन किन चीज़ों में हमारी कोर कॉम्पिटेंसी है। टू डिटर्मिन वेदर ऑर्गेनाइजेशन प्रेसेस द डिजायर्ड की सक्सेस फैक्टर, जितने भी की सक्सेस फैक्टर हैं हम उनको डिटर्मिन करेंगे। देन सेगमेंटेशन एनालिसिस टू अंडरस्टैंड कस्टमर्स इन मार्केट। सेगमेंटेशन, कस्टमर किन किन सेगमेंट के, लो आई मीन मिडिल क्लास कस्टमर हैं या थोड़े आई डोंट नो व्हाट शुड बी द राइट वर्ड। सो मतलब अगर ये आप समझो ना किन किन सेगमेंट के कस्टमर हैं, हर तरह के कस्टमर होते हैं। कोई हाई, किसका हाई बजट होता है वो हाई हाई रेट पर आपकी चीज़ें ख़रीद सकता है। कोई किसी का बहुत हाई रेट होता है, कोई बहुत हाई बजट होता है, कोई बहुत एकदम लग्जरियस चीज़ें ही खरीदेगा। तो आपको आपका सेगमेंट डिटर्मिन करना पड़ेगा कि हमारे सेगमेंट क्या है। हम इन लोगों को टारगेट करें जो लो बजट के हैं, या हम इन लोग को टारगेट करें जो मीडियम बजट के हैं, या हम इन लोग को टारगेट करें जो एकदम लग्जरियस
चीज़ें खरीदने पर बिलीव रखते हैं। तो आपको ये सेगमेंट डिटरमिन करना पड़ेगा, इसी को कहते हैं सेगमेंटेशन एनालिसिस टू अंडरस्टैंड कस्टमर्स एंड मार्केट। सो ऑल थ्री व्हाट इज़ दिस वैल्यू चेन एनालिसिस के 3 कंपोनेंट्स हमने पढ़ लिए हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर क्या है, वैल्यू शॉप मॉडल। वैल्यू शॉप मॉडल देखो, वैल्यू चेन जैसे होता है प्रोडक्ट के लिए, वैसे ही वैल्यू शॉप होता है सर्विस के लिए। सर्विस इंडस्ट्री में हम क्या लगाते हैं, वैल्यू शॉप मॉडल। इतना बहुत है इसके लिए। देन स्ट्रैटेजिक पोजिशनिंग एंड स्ट्रैटेजिक पोजीशन या स्ट्रैटेजिक पोजिशनिंग एनालिसिस। अब स्ट्रैटेजिक पोजिशनिंग एनालिसिस क्या कहता है, स्ट्रैटेजिक पोजिशनिंग एनालिसिस कहता है दैट वी हैव टू अंडरस्टैंड द strategic position with the impact of external environment, internal resources and competence। external environment, internal resources और competence के basis पर हम अपनी strategy के अकॉर्डिंग अपनी पोजीशन मार्केट में कहाँ देखते हैं, हमारी मार्केट में पोजीशन क्या है, क्या हम टॉप लीडर हैं, क्या हम मार्केट मेकर हैं, या फिर हम प्राइस टेकर हैं, हम बाकी के दिए हुए प्राइस लेते हैं। तो ये सब चीज़ें कैसे डिटर्मिन होंगी, व्हेन यू लुक एट द position, your position in the market, okay, expectation and influence of a stakeholder on the basis of a strategy। what are the expectation and influence of a stakeholder on a strategy? planning पे क्या फ़र्क आ रहा है expectation stakeholder के expectation and influence का, okay। then here is बस इतना ही important है यहाँ पर, बस इतना ही मार्क कर लो। यहाँ पर एक बोला है कि स्ट्रैटेजिक कैपेबिलिटी, एक्सपेक्टेशन एंड पर्पस, ये सारी चीज़ें डिटर्मिन करनी पड़ती हैं, बट इट्स नॉट दैट मच रिलेवेंट। जो मैंने पहले बोला था बस इतना मार्क कर लो, ओके। ये 3 लाइन ही मार्क करनी। चलिए आगे चलते हैं। स्ट्रैटेजिक पोजिशनिंग एनालिसिस, देखो यहाँ पर एक डेफिनेशन दी है दैट इट्स ए कंपनीज रिलेटिव पोजीशन विद इन द स्ट्रैटेजिक सेगमेंट ऑफ एन इंडस्ट्री। वही जो मैंने आपको बताया, दैट्स इट। अब यहाँ पर इन्होंने बोला है कि स्ट्रैटेजिक पोजीशनिंग एनालिसिस में क्या क्या कवर होता है। तो स्ट्रैटेजिक पोजीशनिंग एनालिसिस में क्या क्या कवर होगा, कल्चर बिलीफ एंड अजम्पशन। हमारे कल्चर क्या है, हमारा बिलीफ क्या है, हम एज एन ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर, बिलीफ एंड अजम्पशन क्या है, तभी उसके बेसिस पर हम अपनी पोजीशन डिटरमिन करेंगे। स्टेक होल्डर का कितना इन्फ्लुएंस है हमारे अंदर, मतलब ऑर्गेनाइजेशन के अंदर स्टेक होल्डर के एक्सपेक्टेशन एंड इन्फ्लुएंस क्या क्या हैं, ये डिटरमिन करेंगे। देन टास्क, इन्वायरमेंट एंड कंटेस्ट ऑफ कैपेबिलिटी के बेसिस पर ही तो पोजीशन डिटरमिन होगी। अगर आपके ऊपर कैपेबिलिटी नहीं है देन यू वॉन्ट बी एबल टू मेंटेन योर पोजीशन इन द मार्केट। देन कॉन्टेक्स्ट, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इन्वायरमेंट, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ कॉम्पिटिटर आपको इन तो नहीं करते, आउट करने की कैपेबिलिटी रखते होंगे, तो फिर आप अपनी पोजीशन मेंटेन नहीं कर पाएंगे। सो इन्वायरमेंट के बेसिस पर। तो यहाँ पर ये 4 चीज़ें बताई हैं स्ट्रैटेजिक पोजीशन का बहुत ही डिटर्मिनिंग फैक्टर। इसके लिए सबसे पहले जो कल्चर, बिलीफ एंड अजम्पशन है, तो इसमें क्या आता है, कंपनी के विज़न एंड वैल्यूज़। कंपनी नहीं बोलूँगी मैं, ऑर्गेनाइजेशन बोलूँगी, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन में कंपनी और बाकी जितने पर्सन होते हैं सब कवर हो जाते हैं। अगर मैं कंपनी बोलूँगी तो वो टेक्निकली रॉन्ग हो जाएगा, ओके। मैं ऑर्गेनाइजेशन वर्ड यूज़ कर रही हूँ। स्टेक होल्डर इन्फ्लुएंस एंड एक्सपेक्टेशन, इसका मतलब क्या है, हमारे मिशन क्या है, हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है। और कैपेबिलिटी मतलब स्ट्रेंथ एंड वीकनेस एनालिसिस। यू हैव रेड सॉर्ट एनालिसिस, आई होप यू एंड आई अज्यूम दैट यू हैव रेड, क्योंकि मैं वो बताने नहीं जा रही हूँ यहाँ पर। देन कॉम्पिटिटर का क्या इन्फ्लुएंस आता है, दैट इज़ अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट। ये मिलकर बनता है सॉर्ट एनालिसिस, ये मिलकर बनता है सॉर्ट एनालिसिस, ओके। तो नेक्स्ट ये हो गया, ये कंप्लीट कर लिया हमने। देन यहाँ पर एक मैट्रिक्स दिया हुआ है, इसको क्या बोलते हैं, मेंडेलो मैट्रिक्स। कौन सा मैट्रिक्स है, ये मेंडेलो मैट्रिक्स है। मेंडेलो ने मैट्रिक्स बताया, रिस्पॉन्सेस बताया कि उसके रिस्पॉन्सेस क्या होते हैं। तो इसके लिए हमें ये वाली ग्रीन वाले बॉक्स पढ़ना पड़ेगा, मेंडेलो मैट्रिक्स। तो मेंडेलो मैट्रिक्स क्या कहता है, सबसे पहले हाई इंटरेस्ट एंड हाई पावर की बात करता है।
देन हाई इंटरेस्ट लो पावर की बात करता है, देन लो इंटरेस्ट हाई पावर की बात करता है, लो इंटरेस्ट लो पावर की बात करता है। ठीक है, तो ये चारों चीज़ें होती क्या हैं यहाँ पर पढ़ते हैं। अगर यहाँ पर देखो जो ये वाला है, ये वाला लाइन, ये जो टॉप पर जा रही लाइन, आई मस्ट से द वर्टिकल लाइन, नो सॉरी हॉरिजेंटल लाइन, तो ये लाइन पावर डिनोट करती है एंड द वर्टिकल लाइन डिनोट्स इंटरेस्ट। ओके, वर्टिकल लाइन डिनोट इंटरेस्ट y एंड दिस इज x। थोड़ा सा गड़बड़ हुआ, अच्छे से ड्रॉ नहीं हुआ। दिस लाइन एंड दिस लाइन, दिस इज लाइन y एंड दिस इज लाइन y and this is line x. So here it is power and here it is interest. So if you have high power as well as high interest means the customer is very influential customer, तो उसको क्या करना पड़ेगा, आपको उसको सेटिस्फाइड रखना पड़ेगा। अगर अदरवाइज अगर आप उसको सेटिस्फाइड नहीं रखते तो आपके ऊपर आपकी जो प्रॉफिटेबिलिटी है उस पर काफ़ी फ़र्क पड़ेगा, क्योंकि वो एक इन्फ्लुएंशियल कस्टमर है, वो आपकी प्रॉफिटेबिलिटी पे इन्फ्लुएंस डाल देगा अपना। ओके, मतलब एक काफ़ी इफ़ेक्ट आएगा इफ़ यू वॉन्ट बी एबल टू कीप सेटिस्फाइड योर पोटेंशियल कस्टमर। द नेक्स्ट टाइप ऑफ कस्टमर इज़ हाई पावर हाई इंटरेस्ट। दीज आर वेरी क्रिटिकल, इन फैक्ट दे आर टर्म्ड एज की प्लेयर। अगर ये कस्टमर आपकी हेल्प नहीं किए देन यू हैव टू you will lose the potential market share. Here it is managed closely, ये key players हैं, you will have to manage them closely, you will have to very vigilant while managing these key players. Okay, the next point is marginal low power low interest। उनके पास पावर भी लो है, उनका इंटरेस्ट भी लो है, तो वो मार्जिनल प्लेयर्स हैं। अगर वो चले भी गए तो हमें कोई इतना फ़र्क नहीं पड़ता, हम उन पर मिनिमम एफर्ट लगाएंगे। अब नेक्स्ट है, उनका इंटरेस्ट तो हाई है बट उनके पास पावर नहीं है, तो हम उनसे अगर अफेक्ट हुए, ये मिनिमम एफर्ट है, तो ये होते हैं अफेक्टेड। उनको सिर्फ अपनी चीज़ों से इन्फॉर्म्ड रखना ज़रूरी है, उन पर बहुत ज़्यादा विजिलेंस ज़रूरी नहीं है। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट क्या था, फर्स्ट पॉइंट था कि हम मैं कलर चेंज करती हूँ, आई थिंक ये वाला बेटर रहेगा। फर्स्ट पॉइंट था जो इन्फ्लुएंस कस्टमर हैं उनको हमें सेटिस्फाइड रखना पड़ेगा, अदरवाइज विल लॉस समथिंग। जो की प्लेयर्स जिनके पास पावर भी हाई है और इंटरेस्ट भी हाई है, हमें उन पर अपना विजिल मॉनिटरिंग करना पड़ेगा, अदरवाइज वी मे लॉस्ट अ गुड पार्ट, पोटेंशियल पार्ट ऑफ आवर मार्केट शेयर। देन देर इज़ अ मार्जिनल प्लेयर विच हैज़ लो इंटरेस्ट लो पावर, तो हम उस पर मिनिमम एफर्ट लगाएंगे, क्यों ज़्यादा एफर्ट लगाएंगे। देन अफेक्टेड, हाई इंटरेस्ट एंड लो पावर, जिनका इंटरेस्ट तो हाई है बट पावर लो है, देन उनको हम अपनी चीज़ों से, अपने प्रोडक्ट से इन्फॉर्म्ड रखेंगे। ये मैंने आपको मेंडेलो मैट्रिक्स कंप्लीट करा दिया। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट, दिस इज़ न्यूली कवर्ड बाय द ICI, इट वाज नॉट इन अर्लियर ICI SCMPE मॉड्यूल। ओके, देन स्ट्रेटेजिक कैपेबिलिटी, आई एम टॉकिंग स्पेसिफिकली अबाउट दिस मेंडेलो मैट्रिक्स। ओके, अब ये मत कहने लगना कि वैल्यू चेन एनालिसिस तो पहले भी था, या जो स्ट्रेटेजिक पोजीशनिंग एनालिसिस है वो तो पहले भी था, वो पहले था बट ये पॉइंट नहीं था, ये मेंडेलो मैट्रिक्स नहीं था SCMP के अर्लियर मॉड्यूल में। ओके, स्ट्रेटेजिक कैपेबिलिटी इन टर्म्स ऑफ रिसोर्सेज एंड कोर कॉम्पिटेंसी। रिसोर्सेज एंड कोर कॉम्पिटेंसी में हमारी स्ट्रेटेजिक कैपेबिलिटी कैसे डिटर्मिन होगी, शॉर्ट एनालिसिस के बेसिस पर स्ट्रेंथ वीकनेस डिटर्मिन करेंगे और खुद ही हो जाएगी। ये भी वही है जो पॉइंट मैंने आपको कल बताया था चैप्टर नंबर 6 में कि इंटेंजिबल बेनिफिट्स क्या क्या होते हैं, ये वही है। इंटेंजिबल बेनिफिट्स अगर पॉजिटिव हों तो वो पॉजिटिव इम्पैक्ट लाते हैं, प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ाते हैं। अगर हम नेगेटिव एस्पेक्ट में लेंगे तो वही इंटेंजिबल बेनिफिट लॉस देते हैं, तो ये सब वही है। मैक्रो इन्वायरमेंट में क्या आता है, अपॉर्चुनिटीज़ एंड थ्रेट। क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ एंड थ्रेट हैं, वो मैक्रो इन्वायरमेंट के अंदर कवर होता है। ये है ऑटोमोबाइल कंपनी के लिए रेलेवेंट फैक्ट जो कि ICI ने एज ए प्रैक्टिकल इंसाइट कवर किया है
आप इसको देख लेना, इसको लड्डू बना लो, क्योंकि हो सकता है ऐसे ही कोई एक केस स्टडी फॉर्म कर दे ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री से रिलेटेड और उसमें बोले कि ठीक है बताओ क्या रिलेवेंट फैक्ट क्या क्या हैं जो आपको इंक्लूड करना चाहिए, जो आपको वाइल यू आर स्टडिंग इन ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री यू मस्ट इंक्लूड। तो ये सारे फैक्टर्स होंगे। इसको पढ़ लेना, बहुत आसान है, कोई इतना टफ नहीं है, बट इसको मैंने लड्डू इसलिए मार्क करा दिया सो दैट यू वॉन्ट फॉरगेट टू read it at the last day। ओके, यू मस्ट रिमेंबर कि सारे लड्डू खाकर जाना है, तो उसमें ये भी कवर हो जाता है। देन what tools are handy for conducting strategic positioning analysis? पोर्टर्स की वैल्यू चेन, क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर, कोहोर्ट कॉम्पिटेंसी, लाइफ साइकिल। लाइफ साइकिल आपको याद है हमने पढ़ा था चैप्टर नंबर 4 में। देन 7S अभी पढ़ के आए ना पीछे से, हाँ वही वाले 7S है, इंटरनल इन्वायरमेंट एनालिसिस। उसके बाद कहें ये कोई इलस्ट्रेटिव लिस्ट है सिर्फ, वो कोई एग्जॉस्टिव लिस्ट नहीं है। देन कॉज ड्राइवर एनालिसिस। कॉज ड्राइवर का क्या मतलब होता है? ऐसे फैक्टर जो कॉज को ड्राइव करें उसको कहते हैं कॉस्ट ड्राइवर। वो फैक्टर जो कॉज को ड्राइव करते हैं उसको कहते हैं कॉस्ट ड्राइवर। ओके, ऐसे कौन से फैक्टर होते हैं? द फैक्टर्स इंक्लूड एग्जामिनेशन, क्वान्टिफिकेशन एंड एक्सप्लेनेशन ऑफ द monetary effect of cost driver is associated with an activity is called cost driver। मैंने आपको बताया था ना, या कल ही तो बताया चैप्टर 6 या 7 में कॉस्ट ड्राइवर के बारे में। देन यहाँ पर दो तरह के कॉस्ट ड्राइवर्स होते हैं, स्ट्रक्चरल कॉस्ट ड्राइवर्स एंड एग्जीक्यूशनल कॉस्ट ड्राइवर्स। स्ट्रक्चरल कॉस्ट ड्राइवर्स क्या होते हैं? These are the cost driver that includes use of technology, complexity of product, जो बिजनेस के स्ट्रैटेजिक चॉइसेस से इतना बहुत ज़्यादा कनेक्ट होते हैं। ठीक है, बिजनेस के स्ट्रैटेजिक चॉइसेस से रिलेट करते हैं। ये मैं कलर चेंज करती हूँ। बिजनेस के स्ट्रैटेजिक चॉइसेस से रिलेट करते हैं, उसको कहते हैं स्ट्रैटेजिक कॉस्ट ड्राइवर। और जो एग्जीक्यूशनल कॉस्ट ड्राइवर्स होते हैं, एग्जीक्यूशनल कॉस्ट ड्राइवर्स कौन से होते हैं? जो एग्जीक्यूशन ऑफ बिजनेस एक्टिविटी से रिलेट करते हैं। इसको मार्क कर लो। स्ट्रक्चर कॉस्ट ड्राइवर कौन से होते हैं? स्ट्रक्चरल कॉस्ट ड्राइवर्स वो ड्राइवर्स होते हैं, यार इसको हो क्या जाता है, बिजनेस स्ट्रैटेजिक चॉइस से रिलेट करते हैं। देन एग्जीक्यूशनल कॉस्ट ड्राइवर्स होते हैं जो एग्जीक्यूशन ऑफ बिजनेस एक्टिविटी से रिलेट करते हैं। सो इट्स द स्ट्रक्चर कॉस्ट ड्राइवर एंड देन ये एग्जीक्यूशनल कॉस्ट ड्राइवर्स। Okay, then key tool of strategic cost management and their nature. What are the tool that we use to manage cost strategically? Okay, तो कौन कौन से टूल होते हैं? सबसे पहले तो ABC एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग, ये हमने पढ़ा था चैप्टर नंबर 4 में, इसको यूज़ करते हैं। बेंचमार्किंग, ये भी हमने चैप्टर 4 में पढ़ा, इसको यूज़ करते हैं। कॉम्पिटिटिव एडवांटेज एनालिसिस, जब तक हम कंपटीशन का एनालिसिस नहीं करेंगे तब तक कि हम कंपटीशन मीट कैसे करेंगे? सो इसके लिए कॉम्पिटिटिव एडवांटेज एनालिसिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। देन जस्ट इन टाइम प्रोडक्शन सिस्टम, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज जस्ट इन टाइम में हमें इन्वेंट्री इमीडिएटली मिलती है। सो it is also a tool for managing cost strategically। देन काइजन कॉस्टिंग कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट की बात करता है। देखो काइजन कॉस्टिंग आपको कहीं भी दिखेगा, यहाँ पे आपको कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट वर्ड ज़रूर दिखेगा। ये होता नहीं जैसे मैंडेटरी, जैसे इफ़ देयर इज़ ए गर्ल देन मेकअप इज़ मैंडेटरी, उसी तरह काइजन कॉस्टिंग में कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट इज़ मैंडेटरी। ओके, देन टारगेट कॉस्टिंग, आई एम नॉट अटैकिंग एनीवन बट इट्स ट्रू। टारगेट कॉस्टिंग भी हमने पढ़ा था कि एक टारगेट बनाते हैं कॉस्ट को। टारगेट कॉस्टिंग भी हमने टेक्निक पढ़ी थी और थ्योरी ऑफ कंस्ट्रेंट भी हमने पढ़ा था। टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट भी TQM भी पढ़ा था, वैल्यू चेन एनालिसिस अभी इस चैप्टर में पढ़ा है। सो ऑल दीज आर टूल्स एंड टेक्निक दैट हेल्प्स इन स्ट्रैटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट। Then traditional versus strategic cost management. What is the difference between the traditional cost management and the next is a strategic cost management? There are some limitation in the traditional cost management. That's why we switch our cost management system to strategic one. So here the first point is allocation of cost. यहाँ पर allocation per unit के basis पर होता था, but strategic cost management में ABC activity based costing, प्यारा सा ABC।
ओके, जिसमें कॉस्ट ड्राइवर होता था, फिर हम एक्टिविटी को उस कॉस्ट ड्राइवर से अलाइन करते थे, देन वी एलोकेट ओवरहेड इनटू दैट एक्टिविटी. सो इट्स एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग. द नेक्स्ट पॉइंट इज नेचर. इट वॉज रिएक्टिव. पहले डिफेक्ट्स आ जाता था, ये मैंने अभी बताया था आपको जब हम लिमिटेशन ऑफ ट्रेडिशनल कॉस्ट सिस्टम डिस्कस करते हैं. देन आई टोल्ड यू दैट इट्स अ रिएक्टिव अप्रोच, बट स्ट्रैटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट इज अ प्रोएक्टिव एंड डायनामिक अप्रोच. ऑब्जेक्टिव वॉज कॉस्ट रिडक्शन. कॉस्ट कंट्रोल करो, कॉस्ट रिड्यूस करो. बट स्ट्रैटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट का ऑब्जेक्टिव होता है प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन. हम अपना एक आईफोन बनाएंगे, ठीक है, मतलब प्रोडक्ट को औरों के प्रोडक्ट से डिफ्रेंशिएट कर देंगे. ऑडी बनाएंगे, मर्सिडीज बनाएंगे. देयर इज़ अ डिफ्रेंशिएशन. देयर इज समथिंग इन द प्रोडक्ट दैट create a distinction among the available products in the market. The next is risk averse approach that relates to risk appetite. So रिस्क एपेटाइट का मतलब होता है आपकी रिस्क कैपेसिटी कितनी है, कितना रिस्क आप ले सकते हो. सो ट्रेडिशनल अप्रोच रिस्क अवेयर्स था, कितना भी ले लेंगे. ये नहीं, रिस्क अवेयर्स का मतलब होता है कि हम बिल्कुल रिस्क नहीं लेने वाले. अब जब रिस्क नहीं लेने वाले, देयर इज़ नो रिस्क, देयर इज़ नो गेन. रिस्क से ही तो रिटर्न बढ़ते हैं. अगर रिस्क कम होगा तो रिटर्न भी कम हो जाएगा. तो ट्रेडिशनल कॉस्ट मैनेजमेंट कहता था दैट वी आर रिस्क अवर्स, हमें नहीं रिस्क लेना. बट स्ट्रैटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट टॉक्स अबाउट रिस्क टेकिंग अप्रोच. देन देयर इज ए स्कोप. ये सिर्फ इंटरनल में ही लिमिटेड था. ट्रेडिशनल कॉस्ट मैनेजमेंट सिर्फ इंटरनल बिजनेस इन्वायरमेंट में लिमिटेड था, बट स्ट्रैटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट focuses on both internal and external term. It is short term and it is long term. Strategic cost management has a long term perspective. So there is a this is actually the difference between these two. Let's move to another point. It's called organizational context. Organizational context actually external environment के बारे में ज़्यादा बात करता है. What are the एक्सटर्नल इन्वायरमेंट कॉन्टेक्स्ट? ब्रोडर कॉन्सेप्ट में, मतलब मैक्रो लेवल पर ऑर्गेनाइजेशन कैसा है सुपीरियर स्ट्रैटेजीज लगाने, क्योंकि हमें चाहिए एक डिफ्रेंसिएशन क्रिएट करना इन द माइंड ऑफ पीपल. वी हैव टू क्रिएट डिफ्रेंसिएशन एंड वी नीड टू गेट अ सुपीरियर स्ट्रैटेजी, सुपीरियर प्रोडक्ट डेवलपमेंट. एंड उसके लिए कॉम्पिटिटिव एरा में एक एज चाहिए. इसीलिए तो हम स्ट्रैटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट की तरफ है, अपना ट्रेडिशनल वाला कॉस्ट मैनेजमेंट छोड़ के. दैट्स वाई यहाँ पर क्या चीज़ है, दो चीज़ें जो मैंने आपको पहले ही मार्क कराया था, सुपीरियर स्ट्रैटेजीज एंड कॉम्पिटिटिव एडवांटेज. हियर इट कैन बी फिजिबल थ्रू कॉस्ट रिडक्शन एज वेल एज कॉस्ट डिफ्रेंसिएशन. कॉस्ट रिडक्शन एंड कॉस्ट डिफ्रेंसिएशन पर फोकस करता है, और हमें क्या चाहिए, कॉम्पिटिटिव एडवांटेज. सो इट्स यहाँ पर पूरे पॉइंट में ये लिखा है कि हम कैसे कॉम्पिटिटिव एडवांटेज गेन करते हैं. ये कॉस्ट दो स्ट्रैटेजी मैंने आपको बताई, डिफ्रेंसिएशन, कॉस्ट लीडरशिप. या तो हमारी कॉस्ट एकदम लो होगी या तो हमारा प्रोडक्ट सबसे डिफरेंट होगा. ओके, तो इट क्रिएट द डिफ्रेंसिएशन, इट क्रिएट्स अ डिस्टिंक्टिव वैल्यू. प्रोडक्ट डिफ्रेंसिएशन बाय इन्वेस्टिंग मोर टाइम एंड रिसोर्सेज इनटू एक्टिविटी, जैसे रिसर्च एंड डेवलपमेंट में ज़्यादा खर्चा किया. भाई यू कैन सी कि एप्पल का रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर कितना ज़्यादा खर्चा है, तभी तो आईफोन बन के आए हैं. यू कैन सी द डिफ्रेंसिएशन स्ट्रैटेजी अडॉप्टेड बाय एप्पल. एंड हेयर इट्स अ कॉस्ट लीडरशिप स्ट्रैटेजी. कॉस्ट लीडरशिप स्ट्रैटेजी में क्या होता है कि हमारी कॉस्ट सबसे कम होती है. ठीक है, कॉस्ट कैसे कम होती है, बाय रिड्यूसिंग द कॉस्ट ऑफ इंडिविजुअल वैल्यू चेन और बाय रिकॉन्फ़िगरिंग द वैल्यू चेन. हम अपनी वैल्यू चेन को रिकॉन्फ़िगर करते हैं या फिर हम अपनी कॉस्ट को इंडिविजुअल वैल्यू चेन एक्टिविटीज़ के थ्रू रिड्यूस करते हैं. ओके, ये हमने पढ़ चुके हैं कॉस्ट रिडक्शन इन चैप्टर 4. तो दीज टू एक्टिविटीज़ लीड्स टू कॉस्ट लीडरशिप. द नेक्स्ट पॉइंट इज व्हाट आर द रिलेशन बिटवीन स्ट्रैटेजीज एंड कॉस्ट मैनेजमेंट एम्फेसिस. रोल ऑफ स्टैंडर्ड कॉस्ट इन असेसिंग परफॉर्मेंस. प्रोडक्ट डिफ्रेंसिएशन में इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि हमने तो प्रोडक्ट डिफ्रेंसिएशन कर ही दिया, हमें उसमें स्टैंडर्ड कॉस्ट से क्या मतलब. बट कॉस्ट लीडरशिप है तो हमें कॉस्ट मैनेजमेंट को मैनेज
करना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर हमने कॉस्ट ही मैनेज की नहीं कर पाए तो लीडरशिप कैसे करेंगे, कॉस्ट में हम लीडर कैसे बनेंगे। देन फ्लेक्सिबल बजटिंग फॉर मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट कंट्रोल, ये मॉडरेट टू लो, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है बट इट्स वेरी हाई इन केस ऑफ कॉस्ट लीडरशिप। परसीव्ड वैल्यू मॉडरेट टू लो, बिकॉज हम सबको टारगेट ही नहीं करें, हम तो टारगेट ही एक जो प्रीमियम सेगमेंट है हम उसको ही टारगेट करें, हमें चाहिए नहीं बहुत सारे लोग, बट यहाँ कॉस्ट लीडरशिप में तो बहुत सारे लोग चाहिए, अदरवाइज हमारी कॉस्ट ही मीट आउट नहीं होगी। देन इंपॉर्टेंस ऑफ मार्केटिंग कॉस्ट एनालिसिस, इट इज़ वेरी क्रिटिकल टू सक्सेस, क्योंकि मार्केटिंग कॉस्ट एनालिसिस किए बिना आपने अपना डिफ्रेंसिएशन वाला प्रोडक्ट अगर मार्केट में उतार दिया, देन इट मे हैपन कि वो प्रोडक्ट लोग पसंद ना करें। दैट्स वाई इट्स क्रिटिकल टू सक्सेस दैट यू नीड टू डू अ प्रॉपर मार्केटिंग कॉस्ट एनालिसिस। बट कॉस्ट लीडरशिप में हमें इतना एनालिसिस नहीं करते, क्योंकि एनालिसिस में कॉस्ट इन्वॉल्व होती है। अगर हम एनालिसिस कर करके कॉस्ट इनकर कर देंगे तो हमारी तो कॉस्ट ऐसे ही ऊपर निकल जाएगी, कॉस्ट लीडरशिप कैसे करेंगे। देन इम्पॉर्टेंस ऑफ प्रोडक्ट कॉस्ट एज एन इनपुट ऑफ प्राइसिंग डिसीजन, इट्स कंपैरेटिवली लो बट हेयर इट इज़ हाई, बिकॉज इनपुट कॉस्ट आपको देखनी पड़ेगी। कॉम्पिटिटर का कॉस्ट एनालिसिस आपको क्या करेंगे देखकर, बट यहाँ पर देखना, क्योंकि अगर आप कॉम्पिटिटर का कॉस्ट एनालिसिस नहीं देखेंगे तो आप अपनी कॉस्ट कॉम्पिटिटर के कॉस्ट से कम कैसे करेंगे। सो दिस इज स्ट्रैटेजिक एम्फेसाइज, बस इसको लड्डू मार्क कर लो, बिकॉज यहाँ पर इसको देखना है लास्ट डे पर, ठीक है। इट्स नॉट लड्डू टेढ़ा हो गया, ओके मैं 1 मिनट में सीधा कर देती हूँ लड्डू को, लो गोल गोल लड्डू, ओके भीम वाला, छोटा भीम वाला लड्डू। माई नेफ्यू सीन छोटा भीम दीज डेज, सो लड्डू। हाउ टू कंडक्ट अ वैल्यू चेन एनालिसिस, इसके लिए यहाँ पर कुछ 3 स्टेप दिए हैं कि आइडेंटिफाई करो वैल्यू चेन को, देन डिटरमिन द कॉस्ट एंड वैल्यू फैक्टिविटीज एंड अपॉर्चुनिटीज फॉर कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, बिकॉज द अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव इज टू गेन कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। यहाँ पर इन तीनों स्टेप दिए हुए, इट्स नॉट दैट मच रेलिवेंट फॉर MCQ एग्जाम, you may read it at your home. Then assessing competitive advantage, how to assess internal cost analysis, then internal differentiation analysis, and then vertical linkage analysis. We are towards the end of this chapter, not that much, but yeah, we have covered all conceptual portion now. बस एक बार अब देख कर आगे चलना है। इंटरनल कॉस्ट एनालिसिस, इंटरनल कॉस्ट एनालिसिस क्या होगा, फर्म की वैल्यू क्रिएटिंग प्रोसेस को आइडेंटिफाई करें। देखो यहाँ पर स्टेप दिए, स्टेप इतने इंपॉर्टेंट नहीं है बट फिर भी समझने के लिए एक बार देख लो, ठीक है। फर्म्स वैल्यू क्रिएटिंग प्रोसेस को हम चेक करेंगे, देन डिटरमिन द पोर्शन ऑफ टोटल कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट एट्रीब्यूटेड टू ईच वैल्यू क्रिएटिंग प्रोसेस, देन आइडेंटिफाई द कॉस्ट ड्राइवर फॉर ईच प्रोसेस, then we identify the link between process and then opportunities for achieving a relative cost advantage। हम जो अपॉर्चुनिटीज़ है हम उसको इवेलुएट कैसे करेंगे, दिस इज कॉस्ट इंटरनल कॉस्ट एनालिसिस, मतलब हमारी जो इंटरनल अभी हमारे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो इंटरनली कॉस्ट इनकर हो रही है हम उसके एनालिसिस कैसे करेंगे, दिस इज ऑल अबाउट इंटरनल कॉस्ट एनालिसिस। देन डिफ्रेंसिएशन, आईफोन बनाना हमें अपने प्रोडक्ट को औरों से अलग करना है, दैट दिस इज कॉल्ड इंटरनल डिफरेंशिएशन एनालिसिस। देन वर्टिकल लिंकेज एनालिसिस, वर्टिकल लिंकेज एनालिसिस का क्या मतलब होता है, वर्टिकल लिंकेज एनालिसिस का मतलब होता है एक्सटेंडेबल ऑर्गेनाइजेशन बाय एक्सटेंडिंग द वैल्यू चेन अक्रॉस द फॉर्म ऑफ सप्लायर एंड यूज़र। देखो सप्लाई चेन क्या होती, सबसे पहले क्या आता है, सबसे पहले कस्टमर आता है, देन सप्लायर आता है, देन वहाँ पर मैन्युफैक्चरर आता है, एंड देन नहीं सॉरी मैन्युफैक्चरर नहीं आता, डिस्ट्रीब्यूटर आता है, देन मैन्युफैक्चरर आता है, एंड देन सप्लायर आता है। तो इट इज़ इंटायर वैल्यू चेन, दिस इज इंटायर वैल्यू चेन। तो अगर 2 लोग आपस में मिल जाते हैं, मतलब डिस्ट्रीब्यूटर और मैन्युफैक्चरर मिल गया, अब जो मैन्युफैक्चरर है और डिस्ट्रीब्यूटर है ये दोनों आपस में इन्होंने एक अग्रीमेंट बनाया कि डिस्ट्रीब्यूटर और मैन्युफैक्चरर दोनों यही रहेंगे, जो प्रॉफिट होगा वो आधा आधा या वट एवर बी द नेगोशिएटेड प्रॉफिट अग्रीमेंट, उसके बेसिस पर इन लोग अपना प्रॉफिट नेगोशिएट करेंगे। तो इसको कहते हैं जब 2 लोग आपस में मिलकर एक साथ काम करने लगते हैं उसको कहते हैं वर्टिकल लिंकेज एनालिसिस, मतलब अपनी ही वैल्यू चेन में आपने वर्टिकली अपने आप को आगे बना लिया, अलाइन कर
तो यहाँ पर मैं आपको एक बार शॉर्ट में समझा रही हूँ। कस्टमर ने रिटेलर को ऑर्डर दिया, रिटेलर ने डिस्ट्रीब्यूटर को ऑर्डर दिया, कस्टमर ने रिटेलर को ऑर्डर दिया, देन रिटेलर ने डिस्ट्रीब्यूटर को ऑर्डर दिया, डिस्ट्रीब्यूटर ने मैन्युफैक्चरर को दिया, एंड देन सप्लायर कम्स इनटू पिक्चर। ओके, सो हेयर अगर दो लोग का कंसोर्शियम हो जाए, जस्ट दो लोग अगर एक साथ आ जाते हैं, डिस्ट्रीब्यूटर एंड मैन्युफैक्चरर, तो अब डिस्ट्रीब्यूशन प्लस मैन्युफैक्चरिंग का काम एक सिंगल इंसान कर, डिस्ट्रीब्यूशन एंड मैन्युफैक्चरर का काम एक सिंगल इंसान कर रहा है, एक सिंगल पर्सन कर रहा है। तो यहाँ पर जो अब वैल्यू चेन होगी इसी को कहते हैं वर्टिकल इंटीग्रेशन, वर्टिकल लिंकेज एनालिसिस। अब यहाँ पर जो लाइन बनेगी वो क्या होगी, कस्टमर रिटेलर को ऑर्डर देगा, रिटेलर यहाँ पर ऑर्डर देगा इस पूरे कंसोर्शियम को, देन ये कंसोर्शियम आगे सप्लायर को ऑर्डर देगा। सो इट्स कॉल्ड वर्टिकल लिंकेज। पहले जहाँ पर 5 लोग थे वो लोग 2 लोग आपस में लिंक होकर ये 4 लोग हो गए। इट्स ऑल अबाउट वर्टिकल लिंकेज एनालिसिस। देन वी केम टू बिजनेस मॉडल। अब यहाँ से ये जो पार्ट शुरू हुआ है ये इट्स होल न्यू पार्ट कवर्ड अंडर इंस्टीट्यूट मॉड्यूल। जितना भी एडिशनल पोर्शन है वो मैं एक सेपरेट वीडियो बनाकर जितना भी जितना भी न्यू पोर्शन इंस्टीट्यूट ने ऐड किया वो सारा मैं एक न्यू वीडियो बनाकर ऐड कर दूंगी। बट हेयर नाउ कम्स टू पेज नंबर 1.32। आपको बाकी जितना भी मैंने पेज 1.19 पेज, हम किस पेज नंबर पर थे, हम थे पेज नंबर बिजनेस मॉडल पर, पेज नंबर 1.24 से पेज नंबर 1.32 तक जितना कुछ है वो मैं सब आपको एक अलग से वीडियो बनाकर बता दूंगी, सो दैट जो भी एडिशनल पार्ट है आप उसका एक बार वीडियो देख लेना बिफोर गोइंग टू योर एग्जामिनेशन, बिफोर गोइंग फॉर योर एग्जामिनेशन। तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं, यहाँ पर हम देख रहे हैं एक्सटर्नल इन्वायरमेंट कॉन्टेक्स्ट में बात करेंगे अब। ओके, तो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट कॉन्टेक्स्ट में क्या बात करेंगे, एक्सटर्नल इन्वायरमेंट कॉन्टेक्स्ट में ये सारी एकदम ऐसे ही लिखा हुआ है सब कुछ, इसको मत ही पढ़ना तो ज़्यादा अच्छा, बट यहाँ पर एक चीज़ याद कर लो, स्टीपल एनालिसिस। स्टीपल एनालिसिस को याद कर लो, ये 2 लाइन ऐसे मार्क कर लो। यहाँ पर क्या मतलब होता है स्टीपल, स्टीपल क्या है, स्टीपल क्या है, तो स्टीपल का मतलब होता है सोशल टेक्नोलॉजिकल, E for economic, then E for environmental, स्टीपल, P for political, L for legal, then E for ethical factor। ठीक है, स्टीपल एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के लिए यूज होता है। एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में क्या क्या चीज़ें आती है, अगर कोई आपसे पूछे what are the thing you need to consider, what are the environment you need to cover under external environment, then you must have remember स्टीपल। Okay, it's a laddu question. Question may appear in the examination on this topic. Steeple, only in steeple you can get a 2 marks in MCQ. Social technological, economical, wait, थोड़ा सा गंदा हो गया, मैं इसको साफ करती हूँ। हाँ, S for social, T for technological, E for economic, then environmental, P for political, legal, and then E for ethical। ये हो गया स्टीपल। ओके, लेट्स मूव फॉरवर्ड। यहाँ पर एक और एनालिसिस है पेस्टल। पी का मतलब होता है पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल, टेक्नोलॉजिकल, एंड EL मतलब इन्वायरमेंटल एंड लीगल। पेस्टल का क्या मतलब होता है, यहाँ पे इंस्टीट्यूट ने दिया नहीं हुआ है, इसको यहाँ पर ऐसे एरो लगाओ और यहाँ पर लिखो P फॉर पॉलिटिकल, E फॉर इकोनॉमिक, S फॉर सोशल, T फॉर टेक्नोलॉजिकल, E फॉर इन्वायरमेंटल, L फॉर लीगल। ठीक है, पेस्टल एनालिसिस, इट मे ऑल्सो अपियर इन योर एग्जामिनेशन फॉर 2 मार्क्स। सो स्टीपल और पेस्टल दोनों के ये फुल फॉर्म याद होने चाहिए। ओके, इट इज़ लड्डू, अगेन मार्क इट एज लड्डू ओवर हेयर। सो इन दोनों को ये याद होना बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज अगर ये एकदम डायरेक्ट क्वेश्चन आ गया यू मे लूज योर मार्क्स। इन दोनों को बहुत परफेक्टली कर देना। देन इंडस्ट्री प्रॉफिटेबिलिटी, इंडस्ट्री प्रॉफिटेबिलिटी पर सबसे पहली बात आती है। फिर देखो यहाँ पर आ गए दादाजी मिशेल पोर्टर फिर बोलते हैं कि हमें 5 फोर्सेस मॉडल, देखो ये मॉडल ना थोड़ा इम्पॉर्टेंट है, इसको यहीं पे लड्डू मार्क कर लो, इसको आपको अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, तो दादाजी क्या बोल रहे हैं यहाँ पर, ये बोलते हैं 5 फोर्सेस मॉडल। इन्होंने 5 फोर्सेस मॉडल दिए क्या, असेस करने के लिए इंटेंसिटी ऑफ इंडस्ट्री कंपटीशन।
इंडस्ट्री कंपटीशन की इंटेंसिटी असेस करने के लिए इन्होंने 5 फोर्सेस मॉडल दिए हैं। तो अब हम पढ़ते हैं, क्योंकि हमारा काम है पढ़ना, उनका तो काम है मॉडल देना। तो यहाँ पर सबसे पहले 5 फोर्सेस क्या क्या होती किसी भी इंडस्ट्री में। 5 फोर्सेस होती हैं। पहले तो बार्गेनिंग पावर ऑफ बायर। बायर की बार्गेनिंग पावर आपकी प्रॉफिटेबिलिटी को कम कर सकती है। अगर आप प्रॉपर नहीं हुए नेगोशिएशन में, देन यू मे लूज ओवर हियर, यू मे लूज योर प्रॉफिटेबिलिटी। सो बायर का जो इन्फ्लुएंस होता है वो किसी भी इंडस्ट्री में बहुत हाई होता है। अगर परफेक्ट कंपटीशन है, अब जो हमने परफेक्ट कंपटीशन पढ़ा है कल चैप्टर नंबर 6 में, उसकी नॉलेज यहाँ पर अप्लाई करो। अगर परफेक्ट कंपटीशन वाली मार्केट है, देन बायर का इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा होता है, बिकॉज बायर आर द प्राइस सेटर। यू नो, डू यू रिमेंबर कि बायर आर द प्राइस सेटर इन द परफेक्ट कंपटीशन। तो वहाँ पर बायर का इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा हाई होता है। देन द नेक्स्ट पॉइंट इज बार्गेनिंग पावर ऑफ सप्लायर। सप्लायर का इन्फ्लुएंस भी आपकी मार्केट पर आपको चेक करना पड़ेगा। अगर आप अच्छे नेगोशिएशन नहीं कर पाओगे तो सप्लायर का बार्गेनिंग पावर आपको हायर रेट पे परचेज करना पड़ेगी, और हायर रेट पे परचेज करने की वजह से आप कभी भी कॉस्ट लीडर नहीं बन पाओगे, क्योंकि आपके कॉम्पिटिटर मे भी लोअर रेट पर परचेजेस कर रहे हो। तो ये भी एक थ्रेड आता है मार्केट के तरह, मार्केट के अंदर काम करने पर। ओके, तो फर्स्ट पॉइंट was bargaining power of buyer. Then the second point is bargaining power of supplier. After the bargaining power of supplier, then the next portion is potential threat from new entrant. जो भी आपकी मार्केट में, जिस मार्केट में आप वर्क कर रहे हो, उस मार्केट में जो भी न्यू एंट्रेंट्स आ रहे हैं, उससे भी तो पोटेंशियल थ्रेट आएगा। व्हाट कुड बी द पोटेंशियल थ्रेट दैट मे अराइज ऑन माई प्रॉफिटेबिलिटी if new entrants come into the market? This is also said by Michel Porter as a threat. Then the next point is threat from substitute product. क्या होगा अगर सब्सटीट्यूट प्रोडक्ट मार्केट में आ गए? तब तो मेरी प्रॉफिटेबिलिटी कुछ नहीं बचेगी। इसी को कहते हैं कि सब्सटीट्यूट प्रोडक्ट का थ्रेट। ओके, देन इंडस्ट्री कंपटीशन। अब इंडस्ट्री के अंदर अपना कंपटीशन तो पहले ही से सस्टेन कर रहा है, वो कहाँ जाएगा? ठीक है, एक बार इसको फिर से मैं क्लियर कर देती हूँ। सबसे पहले आता है बार्गेनिंग पावर ऑफ बायर। बायर को जो भी बार्गेनिंग पावर है वो हमारी प्रॉफिटेबिलिटी को अफेक्ट करेगा। द नेक्स्ट पॉइंट इज बार्गेनिंग पावर ऑफ सप्लायर। सप्लायर जो भी नेगोशिएशन में अगर हम अच्छे नहीं हुए, देन सप्लायर में टेक आवर प्रॉफिट। हाई रेट पर अगर सप्लाई कर लिया, देन इट इज़ ऑल्सो अ थ्रेट फॉर आवर प्रॉफिटेबिलिटी। देन द पोटेंशियल एंट्रेंस ऑफ पोटेंशियल थ्रेट फ्रॉम न्यू एंट्रेंस। न्यू एंट्रेंस, न्यू लोग मार्केट में आ गए तो उससे भी हमारी पोटेंशियल थ्रेट्स बढ़ सकती है। हमारी थ्रेड है वो, क्योंकि अगर न्यू लोग आ गए तो हमारे कस्टमर कट जाएंगे और हमारी कम प्रॉफिटेबिलिटी होगी। देन द थ्रेट फ्रॉम सब्सटीट्यूट। अगर सब्सटीट्यूट प्रोडक्ट मार्केट में आ गए और सब्सटीट्यूट प्रोडक्ट मार्केट में सस्टेन करने लगे, तो फिर हमारी तो जो प्रोडक्ट है वो कम बिकेगा। सब्सटीट्यूट मतलब यहाँ पर चीपर सब्सटीट्यूट अगर अवेलेबल हो गया, बेटर क्वालिटी एट लोअर कॉस्ट, तो वही लोग खरीदने लगेंगे। सो ये सब्सटीट्यूट प्रोडक्ट का थ्रेड होता है। द नेक्स्ट पॉइंट इज इंडस्ट्री कंपटीशन। इंडस्ट्री के अंदर अपना कंपटीशन तो चल ही रहा है ना, इंडस्ट्री का कंपटीशन तो कहीं नहीं गया। सो जो भी राइवलरी है अमंग एग्जिस्टिंग प्लेयर, दैट इज ऑल्सो अ थ्रेट टू द ऑर्गेनाइजेशन। लेट्स प्रोसीड फर्दर। यही सब चीज़ें यहाँ पर दी हैं। यू कैन sit and read all this if you have time, but since I have to cover it, मैंने आपको समझा दिया। and now it's about barriers and profitability. It's not that much relevant metrics, so मैं इसको skip कर रही हूँ। ओके, क्योंकि यहाँ पे वही देखो एकदम सिंपल सा है। हाई बैरियर्स होंगे, एंट्री बैरियर्स अगर ये बताता है एंट्री बैरियर्स एंड ये लाइन बताती है एग्जिट बैरियर्स, तो यहाँ पर क्या है, वाई एक्सिस पर एंट्री बैरियर, एक्स एक्सिस पर एग्जिट बैरियर। अगर एंट्री बैरियर्स लो हैं, एग्जिट बैरियर्स भी लो हैं, तो रिटर्न स्टेबल रहेगा। ठीक है, ना ज़्यादा लोग आएंगे ना ज़्यादा लोग जाएंगे, तो वेरिएशन आएगा कहाँ से? स्टेबल रिटर्न मिलेंगे। एकदम जितना मिला 20% मिला तो आप वही कमाते चले जाओगे नेक्स्ट अगले बहुत सालों तक के, जब तक कि स्टेबिलिटी रहती है। द नेक्स्ट पॉइंट इज, अगर आपका एंट्री बैरियर लो है बट
एग्जिट बैरियर हाई है तो आपका बहुत ही रिस्की रिटर्न होगा। ओके, एंट्री बैरियर लो है बट एग्जिट बैरियर हाई है। लोग ज़्यादा जा रहे हैं बट लोग आ नहीं रहे, इसका मतलब कहीं ना कहीं ये है कि आपका बिजनेस इंडस्ट्री डूबने वाला है, तभी तो लोग जा रहे हैं और आ नहीं रहे। कोई भी इस इंडस्ट्री की तरफ स्टेबल अट्रैक्ट नहीं हो रहा है, बट यहाँ से निकल निकल कर लोग जा रहे हैं, लोग छोड़ रहे हैं इस काम को। उसको कहते हैं रिस्क रिटर्न। आपका रिटर्न भी बहुत रिस्क में है, ठीक है, इसको मैनेज करना पड़ेगा। देन द नेक्स्ट पॉइंट इज एंट्री बैरियर हाई है बट एग्जिट बैरियर लो है। एंट्री बैरियर हाई है तो क्या होगा, स्टेबल रिटर्न मिलेंगे, क्योंकि एंट्री लोगों की एंट्री हो नहीं पा रही है, लोगों की एंट्री हो नहीं पा रही है। जब लोग एंटर नहीं कर पा रहे मार्केट में तो जब लोग एंटर कर नहीं पा रहे तो आपकी जो रिटर्न है वो नॉर्मल रहेंगे, एक स्टेबल रहेंगे। बट अगर एग्जिट बैरियर हाई है, एग्जिट बैरियर लो है, मतलब लोग इजीली एग्जिट कर लेंगे। तो यहाँ पर देखो, मैंने 1 मिनट थोड़ा सा उल्टा कर दिया इसको, मैं इसको फिर से एक्सप्लेन करती हूँ। इसको, ये एंट्री बैरियर है एंड ये एग्जिट बैरियर है, ये हो गया एक्सेस, ये हो गया वाई एक्सेस, सॉरी ये वाई एक्सेस एंड दिस इज एक्सेस, एक्स एक्सेस। तो एंट्री बैरियर यहाँ पर अगर लो होंगे, मतलब एंट्री पर कम रोक है और एग्जिट बैरियर पर भी कम रोक है, तो लोग ज़्यादा जाएंगे, ज़्यादा आएंगे, तो फिर भी आपका रिटर्न एक स्टेबल स्टेज में रहेगा, ठीक है। बट आपका एग्जिट बैरियर भी हाई है, एंट्री बैरियर भी हाई है, तो आपका जो रिस्की रिटर्न जो होगा वो रिस्की होगा, क्योंकि ज़्यादा लोग ना जा पा रहे हैं ना ज़्यादा लोग आ पा रहे हैं, ठीक है, तो आपकी रिटर्न रिस्की हो जाएंगे। सेम अगर ज़्यादा लोग, एग्जिट बैरियर हाई है मतलब लोग निकल नहीं पा रहे बट एंट्री बैरियर लो है, लोग आ रहे हैं बट जा नहीं रहे, तो इसका मतलब है कि आपका रिटर्न तो रिस्की हो गया रिटर्न, क्योंकि लोग आ रहे हैं बट जा नहीं रहे, मतलब कंपटीशन बढ़ता जा रहा है, मार्केट के अंदर कंपटीशन बहुत हाई होता जा रहा है। द नेक्स्ट पॉइंट इज एंट्री बैरियर तो हाई है बट एग्जिट बैरियर लो है। एग्जिट बैरियर लो है मतलब लोग एग्जिट कर सकते हैं बट एंट्री नहीं कर सकते, तो आपके स्टेबल रिटर्न रहेंगे, क्योंकि लोग एग्जिट करेंगे तो कहीं ना कहीं आपकी प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ती जाएगी, कस्टमर आपके पास आएंगे। एंड एग्जिट बैरियर लो होने का मतलब है कि लोग निकल नहीं पाएंगे, वो लोग आ नहीं पाएंगे बट निकल पाएंगे, ठीक है, तो इससे आपकी प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ती जाएगी। सो दिस इज़ अबाउट दिस मैट्रिक्स, दिस इज़, ये कोई गुमनाम मैट्रिक्स है बैरियर्स एंड प्रॉफिटेबिलिटी का, दिस इज़ नॉट दैट मच रिलेवेंट, बस आप इसके बीच में एक इंटरकनेक्शन समझ लो, अंडरस्टैंड भी अगर समझ में नहीं आया तो भी इट्स ओके। अनदर पॉइंट इज यस, मार्केट सेगमेंट एंड सेगमेंटेशन एनालिसिस। मार्केट पर आते हैं, मार्केट का क्या मतलब है, जहाँ पर सेलिंग प्रोडक्ट सेल किए जाते हैं और रेंडरिंग द सर्विस रेंडर किए जाते हैं और प्रोडक्ट सोल्ड किए जाते हैं, उस प्लेस को मार्केट कहते हैं, पता है हमें। सेगमेंट मार्केट क्या होती है, जहाँ पर सिमिलर लाइक और डिसलाइक के लोग रहते हैं, क्योंकि अब जैसे बिग बाज़ार है, उसका एक पर्टिकुलर शेल्फ है, वहाँ पर सेम कैटेगरी के सारे प्रोडक्ट लगे होते हैं, तो वहाँ पे एक जो पर्टिकुलर सेगमेंट है जिसको वही कैटेगरी के प्रोडक्ट चाहिए, वही उस शेल्फ के पास आएगा, तो उसको कह देंगे सेगमेंट शेल्फ। सेगमेंट मार्केट नहीं कहेंगे क्योंकि बिग बाज़ार में तो सारी चीज़ें लगी हैं, सेगमेंट शेल्फ एक पर्टिकुलर सेगमेंट के लिए वो शेल्फ बनाई गई है, ठीक है। उसी तरह अगर पूरी मार्केट में ही, अगर कोई मार्केट है जहाँ पर पूरी जगह पर सिर्फ एक ही चीज़ है, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर वो मिल्क की इंडस्ट्री है तो वहाँ पर सारे मिल्क के जितने भी ब्रांड्स आते हैं वो सारे मिल्क के ब्रांड्स एक जगह पर अवेलेबल हैं, तो उसको एक मिल्क का सेगमेंट बोलेंगे। और इसके यहाँ पर एट्रीब्यूट्स दिए हैं कि मार्केट सेगमेंट कब बनता है, जब वहाँ पर होमोजीनियस प्रोडक्ट हो, हेट्रोजीनियस एक्सटर्नली, मतलब कि हेट्रोजीनियस नहीं हो, होमोजीनियस प्रोडक्ट हो, ज़्यादातर आइडेंटिफाइबल हो, सेगमेंट साइज रीजनेबल हो, सेगमेंट साइज रीजनेबल होना चाहिए, बट रीजनेबल होना चाहिए, अगर सब्सटेंशियल नहीं है तो रीजनेबल भी चलेगा, तो बट रिस्पॉन्सिव होना चाहिए। दिस इज़ ऑल अबाउट, इसको कुछ याद करने की ज़रूरत नहीं है, देखो इनफैक्ट कुछ भी याद करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ इसको समझने की ज़रूरत है। कॉस्ट पेपर है, इसको एक अंडरस्टैंडिंग आपको लेनी पड़ेगी, ओ अच्छा ऐसा होता है, ये एनालिसिस है, इसका एनालिसिस का मतलब क्या होता है, एंड दैट्स ऑल।
द नेक्स्ट पॉइंट इज बेसिस ऑफ सेगमेंटेशन। प्रोडक्ट का सेगमेंटेशन कैसे होता है? डेमोग्राफिक बेसिस। देखो प्रोडक्ट के बेसिस पे हमने उसको डिफरेंट किया, जैसे मैंने आपको शेल्फ बताई थी तो वहाँ पर मैंने बताया कि, तो यहाँ पर प्रोडक्ट सेगमेंटेशन मैंने आपको बताया था कि मिल्क इंडस्ट्री, तो यहाँ पर प्रोडक्ट के बेस पर सेगमेंटेशन किया था। देन डेमोग्राफिक सेगमेंटेशन, कोई एज, जेंडर, फैमिली सिचुएशन, एजुकेशन या एथनिसिटी के बेसिस पर अगर सेगमेंटेशन हो रहा है देन इट इज़ कॉल्ड डेमोग्राफिक सेगमेंटेशन। मतलब जहाँ पर डेमोग्राफिक पॉपुलेशन के बेसिस पर सेगमेंटेशन हो रहा है उसको बोलेंगे डेमोग्राफिक सेगमेंटेशन। देन साइकोग्राफिक सेगमेंटेशन, इसका मतलब क्या है? पर्सनल ट्रेड्स, कोई अपने गुण की वजह से, अपने व्यक्तित्व की वजह से, पर्सनालिटी की वजह से, अपनी वैल्यूज़ की वजह से, एटीट्यूड। हाँ देखो कुछ लोगों में क्या होता है, कुछ लोग एटीट्यूड को नेगेटिव सेंस में लेते हैं, बट इट्स नॉट अ नेगेटिव वर्ड, इट्स अ पॉजिटिव वर्ड। बाय द वे लेट्स प्रोसीड। हम क्या बोल रहे थे कि एटीट्यूड, इंटरेस्ट, लाइफ स्टाइल, इन्फ्लुएंस, सबकॉन्शियस एंड कॉन्शियस बिलीफ, इन सब के बेसिस पर अगर सेगमेंटेशन करेंगे तो ये होगा साइकोग्राफिक सेगमेंटेशन। द नेक्स्ट पॉइंट इज बिहेवियरल सेगमेंटेशन। बिहेवियर, हैबिट, ब्रांड इंट्रैक्शन, स्टेटस, स्पेंडिंग हैबिट, इस सब के बेसिस पर करेंगे तो बिहेवियरल सेगमेंटेशन होता है। देन जियोग्राफिक, ZIP कोड, सिटी के बेसिस पर, कंट्री की मतलब पर्टिकुलर सिटी में अपना प्रोडक्ट बेचना, पर्टिकुलर कंट्री में, पर्टिकुलर क्लाइमेट में, पर्टिकुलर अर्बन एरिया या रूरल एरिया में हमें अपना प्रोडक्ट बेचना है, इसको कहते हैं जियोग्राफिकल सेगमेंट। ओके, सो दीज आर 5 काइंड्स ऑफ सेगमेंटेशन। इसको पढ़े ना, इस लड्डू, मार्केट एज लड्डू। यहाँ पे आपको ये दे सकते हैं कि आपको मान लीजिए दे दिया कि एज, जेंडर, फैमिली है, बताओ ये कौन सा है, तो आपको लिखना है वहाँ पर डेमोग्राफिक सेगमेंटेशन। वहाँ पर बोला कंट्री के बेसिस पर, तो क्या होगा? जियोग्राफिकल। अगर आप अपने पर्सनल व्यक्तित्व के, अपने पर्सनालिटी के, अपने वैल्यूज़, एटीट्यूड, लाइफ स्टाइल या इन्फ्लुएंसेस के बेसिस पर होगा देन इट इज़ साइकोट्रॉपिक सेगमेंटेशन। और अगर प्रोडक्ट के बेसिस पर देन प्रोडक्ट सेगमेंटेशन। ऐसे केसेस आ सकते हैं, याद रखना। ओके, देन बेसिस ऑफ कंपटीशन। कंपटीशन का बेसिस क्या होता है? चलो, व्हाट एग्जैक्टली ड्राइव डिमांड। डिमांड को क्या चीज़ ड्राइव करती है, उसकी चॉइसेस, प्राइस एंड कॉस्ट असेसमेंट क्या होता है, एंड द रीज़न वाई कस्टमर पर्टिकुलर बिजनेस चूज इट्स कॉम्पिटिटर। बेसिस ऑफ कॉम्पिटिशन क्या होगा भाई? प्रॉफिटेबिलिटी के लिए होगा, कौन सा ज़्यादा प्रॉफिट कमाए, दिस इज कॉल्ड बेसिस ऑफ कॉम्पिटिशन। अब यहाँ पे कुछ क्वेश्चन इंस्टीट्यूट ने रेज किए हैं, बोला कि इसका जवाब दो, तुम्हें खुद पता चल जाएगा तुम्हारा बेसिस ऑफ सेगमेंटेशन क्या है। अच्छा, एक और पॉइंट, इन क्वेश्चंस को पढ़ने से पहले एक पॉइंट यहाँ पर लिख लो छोटा छोटा, कि की सक्सेस फैक्टर, जो मैंने आपको CSF बताया था और जो एक बताया था की सक्सेस फैक्टर KSF, ये दोनों अलग अलग चीज़ें, इसको इंटरचेंजेबली यूज़ किया जाता है बट ये एक चीज़ नहीं है। ठीक है, इसको बस यहाँ पे लिख लो, इतना ही पूछा जाएगा और इसके अलावा कुछ नहीं पूछा जाएगा, वो दो अलग अलग चीज़ें। ठीक है, अब कंपटीशन में क्या क्या होता है? व्हाट ड्राइव डिमांड, तुम्हारे प्रोडक्ट की डिमांड कैसे आती है? व्हाट डज द कस्टमर मेक अ चॉइस एज टू प्राइस, फीचर एंड क्वालिटी। प्राइस, फीचर एंड क्वालिटी के बेसिस पर क्या कस्टमर आपके प्रोडक्ट को चूज़ करते हैं? हाउ द प्राइस डिटर्मिन इन द इंडस्ट्री, इंडस्ट्री में आपके प्रोडक्ट का प्राइस कैसे डिटर्मिन किया जाता है? व्हाट आर द मेन ड्राइवर ऑफ कॉस्ट, आपके कॉस्ट ड्राइवर क्या हैं? आप किस बेसिस पर अपने ओवरहेड्स को एक्टिविटी में एलोकेट करते हो? ये 4th क्वेश्चन हुआ। एंड देन करंट पोटेंशियल, आपके बिजनेस में आपका पोटेंशियल रिस्क क्या है? ये 5 क्वेश्चन बताते हैं कि आपका कंपटीशन का बेसिस क्या है। ओके, देन इंडस्ट्री की सक्सेस फैक्टर, व्हाट आर द फैक्टर दैट यू थिंक is a key success factor for you? Okay, what are the key success factor you think is very critical for your business to sustain in long term, generating and sustaining a competitive advantage? core competency पे काम करेंगे हम थ्रू क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर। देखो यहाँ पर लिखा है सच फैक्टर्स आर कॉल्ड की सक्सेस फैक्टर एंड समटाइम क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर, लेकिन ये दोनों को इंस्टीट्यूट ने इंटरचेंजेबली यूज़ किया, बट दे आर नॉट वन एंड द सेम थिंग। ये प्रीवियस SCMP मॉड्यूल में था कि की सक्सेस फैक्टर एंड क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर आर नॉट द सेम थिंग। ये आप याद रखना, प्लीज़ याद रखना। की परफॉर्मेंस इंडिकेटर, कौन कौन से की परफॉर्मेंस इंडिकेटर होते हैं दैट आर अटैच टू मेजर द परफॉर्मेंस ऑफ की सक्सेस फैक्टर?
इस पे इंस्टीट्यूट ने बात करी और यहाँ पर बोला है कि की सक्सेस फैक्टर आर वन ऑफ द 3 element a company's management team must articulate as a part of its strategic planning process, with the other being its strategic goal and strategic scope. ओके, यही है 3 चीज़ें मैंने आपको बताई। कौन कौन सी 3 चीज़ें? कि परफॉर्मेंस इंडिकेटर, की सक्सेस फैक्टर एंड क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर। इन तीनों में से एक क्या है? की सक्सेस फैक्टर। की सक्सेस फैक्टर यही बस यहाँ पर लिखा हुआ है। द नेक्स्ट पॉइंट इज कोर कॉम्पिटेंसी। आपकी कोर कॉम्पिटेंसी क्या है? क्या चीज़ आप अच्छा प्रोवाइड कर सकते हो? मैं इस फॉर्म सेट भी अच्छा प्रोवाइड कर सकती हूँ, मैं अच्छे एक्सप्लेनेशन प्रोवाइड कर सकती हूँ। दिस इज़ अ कोर कॉम्पिटेंसी फॉर मी। ओके, अब कोई है टैक्स प्रोफेशनल, वो टैक्स में अच्छा कंसल्टेंसी दे सकता है, दिस इज़ अ कोर कॉम्पिटेंसी फॉर दैट प्रोफेशनल। तो उसको कहते हैं कोर कॉम्पिटेंसी एनालिसिस। हम अपनी कोर कॉम्पिटेंसी डिटर्मिन करें। ओके, कोर कॉम्पिटेंसी आती कैसे? व्हाट आर द सोर्स रिसोर्सेज, क्या फर्म के पास है और क्या फर्म के पास नहीं है। देन कैपेबिलिटी, रिसोर्सेज क्या है, कैपेबिलिटी क्या है। ठीक है, कैपेबिलिटी टू डिलीवर थिंग्स, जैसे माई कैपेबिलिटी टू डिलीवर लेक्चर्स टू यू, and through which resources I am doing this? I am doing through internet. These are resources and the next is capability. देन द टेस्ट ऑफ कोर कॉम्पिटेंसी पॉइंट 3 पर रेलेवेंस क्या है कोर कॉम्पिटेंसी का, डिफ़िकल्टी ऑफ इमिटेशन, कितनी मुश्किल होती है आपकी कोर कॉम्पिटेंसी की नकल करने में। सिंपल सीधी बात, अगर आप एक टैक्स प्रोफेशनल हो तो क्या कोई अगला आपकी टैक्स प्रोफेशनल की जो प्रैक्टिस है उसको चुरा सकता है? कोई इमिटेट कर सकता है? ऐसा तो कोई भी नहीं कर सकता। ठीक है, ये है कि टेस्ट करना कि आपकी कोर कॉम्पिटेंसी है आपके लिए कितनी रेलेवेंट है। भाई मेरे, अगर मैं एक टैक्स प्रोफेशनल हूँ तो मेरे लिए बहुत रिलेवेंट है मेरी कोर कॉम्पिटेंसी। अगर कोई कोर कॉम्पिटेंसी नहीं होगी तो फिर मैं रेलेवेंस कितना रेलेवेंस है आपकी कोर कॉम्पिटेंसी का आपके लिए? बहुत रेलेवेंट है। अगर मेरी कोर कॉम्पिटेंसी नहीं रहेगी तो मैं क्या ही प्रोवाइड करूँ? मैं एक टैक्स प्रोफेशनल हूँ और मैं टैक्स पे ही कंसल्टेंसी न दे पाऊँ तो क्या मेरी कोर कॉम्पिटेंसी का कोई रेलेवेंस है? नहीं है। इसको कहते हैं रेलेवेंस। देन डिफ़िकल्टी, कोई मेरी टैक्स प्रैक्टिस चुरा सकता है? कोई इमिटेट कर सकता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। दैट्स वाई इट इज़ माई कोर कॉम्पिटेंसी। देन ब्रेथ ऑफ एप्लीकेशन, क्या हम उसको opens up a good number of potential market, it opens up a few small niche market। क्या हम हर एक को देंगे जाकर? नहीं, हम कुछ लोगों को देंगे, दैट आर आवर क्लाइंट्स। हम सबको नहीं जाकर दे देंगे। ठीक है, और हर कोई हमसे, मतलब बीइंग ए चार्टर्ड अकाउंटेंट, कोई ले भी नहीं सकता। हर एक इंसान हमसे कंसल्टेंसी नहीं ले सकता, बिकॉज वी आर चार्टर्ड अकाउंटेंट्स एंड वी चार्ज अ प्रीमियम अमाउंट। सो इट्स आवर कोर कॉम्पिटेंसी बिकॉज ऑफ आवर कोर कॉम्पिटेंसी। ओके, वी मस्ट फील प्राउड फॉर इट। हाँ, कभी कभी तो प्राउड फील कर लेना चाहिए। ओके, देन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का कितना यूज़ है? अरे सब जगह यूज़ है। बिना इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के तो आज के एरा में कुछ भी कर पाना बिल्कुल मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। तो यहाँ पे 3 वर्ड्स लिखे हैं इन्होंने, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन सिस्टम एंड इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट। आपको याद है ये मैंने आपको पॉइंट कहीं और भी लिखवाया था, ये किस पेज नंबर पर है? इट इज़ ऑन पेज नंबर 1.43। तो यही तीनों पॉइंट मैंने आपको पहले भी मार्क कराए थे। ओके, यही तीनों पॉइंट मैंने आपको पहले भी मार्क कराए थे, ITISIM। तो ये 3 पॉइंट क्या कहते हैं? इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन सिस्टम एंड इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट। ये हमने कहाँ पढ़ा था? ये हमने पढ़ा था, आपको याद होगा, ये हमने पढ़ा था पेज नंबर 2.21 में। पेज नंबर 2.21 में जब हम मॉडर्न बिजनेस इन्वायरमेंट अपने जो लेक्चर 1 था उसमें पढ़ रहे थे। ये वहाँ से आया है, ये मैंने आपको वहाँ पर मार्क भी करा। ये एकदम सिंपल जो हमने वहाँ पढ़ी है उतना इनफ है, यहाँ पर हम इस पर दोबारा टाइम नहीं खर्च करेंगे। ओके, देन द बेसिस, व्हाट आर द, इन्होंने IAS मतलब इंफॉर्मेशन सिस्टम, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट के बीच में एक लिंकेज बना दिया। इसको घर पर ही पढ़ लेना, इट्स नॉट दैट मच इम्पॉर्टेंट, ये समझ में आ जाएगा। इम्पॉर्टेंट तो है बट ये समझ में आ जाएगा, बहुत ईजी समझ में आ जाएगा। और इसमें से कुछ अगर MCQ में आता है, ऐसा कुछ नहीं है, MCQ में इससे क्या ही पूछेंगे। देन ये पोर्टर 5 फोर्सेस मॉडल, पोर्टर 5 फोर्सेस मॉडल हम पढ़ चुके हैं। थ्रेट ऑफ न्यू एंट्रेंट्स, बार्गेनिंग पावर ऑफ कस्टमर्स, बार्गेनिंग पावर ऑफ सप्लायर,
then threat of substitute, then rivalry among existing players. ओके, राइवलरी अमंग एग्जिस्टिंग प्लेयर, ये हमने सब पढ़ लिया था. मोस्ट इंटेंसिव राइवलरीज वेयर द बिजनेस इज मोर मेच्योर एंड द ग्रोथ हैज स्लोड डाउन. जहाँ पर ग्रोथ कम हो जाती है वहाँ पर कंपटीशन बढ़ जाता है. और उसके बाद यहाँ पर IT एंड IS की, उसके बाद वैल्यू चेन का डिस्कशन किया. अरे भाई ये वही वैल्यू चेन है जो हमने डिस्कस की थी. इनबाउंड लॉजिस्टिक ऑपरेशन, ओके, आउटबाउंड लॉजिस्टिक. देन उसके बाद हमने पढ़ा था मार्केटिंग एंड सेल्स. एंड देन हमारा लास्ट पॉइंट क्या था, आफ्टर सेल सर्विस. देखो सब वही है बिल्कुल सेम. देन सेकेंडरी एक्टिविटीज़ में फॉर्म इंफ्रास्ट्रक्चर, टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट पढ़ा था, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट पढ़ा था. देन द नेक्स्ट पॉइंट इज प्रोक्योरमेंट. ये पढ़ता बिल्कुल सेम है. अभी हम आगे पढ़कर आ रहे हैं ना वैल्यू चेन एनालिसिस, बिल्कुल सब सेम है. उसके बाद में रोल ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटेंट. मैनेजमेंट अकाउंटेंट का क्या रोल है? मैनेजमेंट अकाउंटेंट को कम्युनिकेट करना पड़ेगा, डिसीजन मेकिंग बनाना पड़ेगा, बिजनेस एथिक्स पर काम करना पड़ेगा. ये सारा रोल है बिजनेस मैनेजमेंट लीडर का. उसके बाद में यहाँ पर इन्होंने बोल दिया है कि स्टीवर्डशिप अकाउंटिंग, रोल ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटेंट का क्या होगा, स्टीवर्डशिप अकाउंटिंग. स्टीवर्ड का मतलब क्या होता है? स्टीवर्ड का मतलब होता है एजेंट एंड नॉट द ओनर. यहाँ पर लिख लो ऐसे, इसका मतलब होता है एजेंट एंड नॉट द ओनर. स्टीवर्डशिप अकाउंटिंग का मतलब होता है एजेंट के तौर पर अकाउंटिंग. भाई जो मैनेजमेंट अकाउंटेंट होगा वो किसके एजेंट के तौर पे अकाउंटिंग करेगा? ये ओनर के मैनेजमेंट, ओनर के असिस्टेंट, ओनर के अकाउंटेंट की तरह अकाउंटिंग करेगा. इसलिए इसको कहते हैं स्टीवर्डशिप अकाउंटिंग. और फॉर एंड ऑन बिहाफ ऑफ ओनर जो अकाउंटिंग मैनेजमेंट अकाउंटिंग करता है उसको स्टीवर्डशिप अकाउंटिंग कहते हैं. इट मे आस्क इन एग्जामिनेशन, ओके, मार्क इट एज लड्डू. लड्डू मार्क करो, गोल गोल लड्डू मार्क करो, बिल्कुल गोल लड्डू मार्क करो, है ना, छोटा भीम वाला प्यारा सा लड्डू. हाँ, मैंने आपका कोर्स कितना मीठा बना दिया. पूरे बुक में लड्डू हैं. लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म प्लानिंग, स्टीवर्डशिप अकाउंटिंग, लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म प्लानिंग, देन मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम एंड ऑप्टिमल कैपिटल स्ट्रक्चर, देन मैनेजमेंट प्रोसेस में पार्टिसिपेट करना, एंड देन प्रोवाइडिंग इज कंट्रोल. इट्स जस्ट अ नॉर्मल रोल. एनालिसिस, प्लानिंग, इनोवेशन, लीडरशिप, कोई भी अकाउंटेंट होगा वो सब यही काम करेगा. इसमें से स्पेसिफिक कुछ नहीं है, बट स्टिल इसको पढ़ के जाना, बिकॉज पूछ सकता है कि व्हाट आर द, फाइंड आउट विच आर द रोल ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटेंट, क्योंकि अब STD मटेरियल दिया है तो पूछ सकता है वो. देन मैनेजमेंट अकाउंटेंट क्या क्या करता है? वो टेक्नोलॉजी पर काम करता है. मैनेजमेंट अकाउंटेंट लीडरशिप पर बात करता है, फाइनेंशियल एनालिसिस करता है, स्ट्रैटेजिक प्लानिंग करता है. ओके, बस ये सब दिया है. इसको घर पर बैठ के अगर टाइम हो तो पढ़ लेना, वरना इतना तो मैंने आपको करवा ही दिया है. डिसीजन मेकिंग वगैरह सब कुछ, बिजनेस एथिक्स. देन द चैप्टर इज ओवर. Here we are end with this chapter, and it gives an immense pleasure कि अब हमारा एक ही चैप्टर बचा है and we are done with the module 2, है ना. So यहाँ पर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो, you may directly contact me on Telegram, you may either mail me, you may ask in the comment section too. and अगर आपको मेरे efforts कुछ भी worth के लगते हैं तो please write in the comment section. Actually this is the only source of motivation for me to make a video more interesting, to make you understand in a more interesting way, and share with your friends if you want that I should grow. So all the best, bye bye, take care, have a nice